6 7 8 9 10 11। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग सर। सभी को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं जल्दी आ गया ना इसके लिए, है ना। ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स थोड़े लेट आए ना, मैं थोड़ा जल्दी आया ना सर, 5-10 सेकंड। चलिए सर, है ना। तो आज हम थोड़ी जल्दी आ गए तो फिर जल्दी रहे तो जल्दी रहे सर, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे बढ़िया सर, आप सबकी दुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेट अस स्टार्ट द सेशन टुडे। एंड हाँ, लाइट ठीक हुआ। हाँ जी सर, लाइट थोड़ा ज़्यादा ग्लेयर पड़ रहा था ना। हाँ, अब ठीक हो गया। चलिए आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी को पढ़ के आए क्या थोड़ा बहुत? अब पढ़ने का है नहीं उसके अंदर कुछ, पर फिर भी बोलना पड़ता है सर, ठीक है। आप सैयद और लोधी को पढ़ के आए हो क्या? मतलब हिस्ट्रिकली उतना कुछ है नहीं सर, है ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री, यहाँ लड़ाई की, वहाँ लड़ाई की, ये किया वो किया सर, ठीक है। ध्रुव, आप पेपर 2 मतलब किसके लिए पूछ रहे हो, है ना। आप वेट करिए 10 बजे सर, 10 बजे आपको रिवर्ट करता हूँ, पौने 10 बजे। आप पर जीएस में पढ़े हो ना, उतना बहुत है सर, ठीक है। आप जीएस में पढ़ो, दिस इज मोर देन इनफ, ओके। उसमें कुछ है ही नहीं सर एक्चुअली, लोधीज में और इसके अंदर से सर, ठीक है ना। क्या कहते हैं अपने खिजर खान की डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तो 2 मिनट में उसको रिवाइज करवा देता हूँ यार, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करवाना है आज, है ना आपको। तो आई वांट यू टू लाइक नो सी द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड जो नेचर ऑफ स्टेट और पॉलिटी और वो सब सर, ठीक है। बाकी कुछ कहानी मिलेगी नहीं सर आपको सर, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हमने कल देख लिया था, और कल के क्लास के अंदर हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत में अब क्या होगा सर, ठीक है। व्हाट विल हैपन सर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। हमने कल के क्लास तक तुगलक को और खिलजी को और गुलाम वंश को देख लिया था। इनको एक्चुअली पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, पर 10-15 मिनट आपको खाली ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या हुआ था सर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ना राजाओं के रिफॉर्म्स के क्वेश्चन आए हैं, देयर वर नो क्वेश्चन ऑन द रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूटेड बाय द किंग्स। और ये प्रश्न पकड़ के चलिए पिछले 20-30 साल के पेपर्स को देख के मैं बता रहा हूँ सर, ठीक है। और क्योंकि इनमें यहाँ लैंडमार्क चेंजेस नहीं हुए, सिवाय के लोधीज में थोड़े बहुत हुए कि दिल्ली से आगरा की तरफ चले गए सर, है ना, सिकंदर ने किया था। बट ओवरऑल उतना बड़ा लैंडमार्क चेंज नहीं मिलेगा। तो हम आर्किटेक्चर को देखेंगे तो फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल और उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर देंगे सर, है ना। दिल्ली की जो 7 सिटीज की जो फाउंडेशन है उसमें किस तरह से आगे पीछे ये हो रहे थे सर, ठीक है। तो जो बाकी के 3 वंश है, या तुगलक डायनेस्टी के बाद के जो 2 वंश है, सैयद और लोधी वंश, इनके अंदर ज्यादा प्रैक्टिकलिटी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये है कि रिफॉर्म्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जो है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। और आपको भी पता है कि फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो फिर वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। एकेडमिक का मतलब है कि जो नॉर्मल हिस्ट्री आप पढ़ते हो सर, है ना, कि ये राजा का ये हुआ था, फलाने दिन ये घोड़े से गिर गया सर, ठीक है ना, उसने तोप का गोला मारा नहीं, ये वो फला ढिमका सर, ठीक है। तो ना फिर सिलेबस खत्म नहीं होगा सर, ठीक है। तो गुस्ताखी माफ है मेरी, बट हम सैयद और लोधी को बहुत ब्रीफली करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री से प्रश्न आते नहीं है ना, पिछले 30-40 साल के पेपर में भी नहीं आए हैं, ओके। आए हैं तो नेचर ऑफ स्टेट से आए हैं और रेवेन्यू के ऊपर से आए हैं, और सवाल मैक्सिमम हो सकता है वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल वाला पॉइंट। तो वो तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव और अर्बनाइजेशन का जो एस्पेक्ट मैं आपको कराऊंगा कल परसों के क्लास से सर, ठीक है। तो उसमें आपका कवर हो जाएगा सर, ठीक है ना, समझे, ओके। तो सैयद में जो मेन है वो सैयद से शुरू करते हैं, फिर लोधी को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। आज मुझे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है कि भाई इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था और नेचर ऑफ स्टेट कैसे चलता था सर, है ना, खलीफा का पावर कितना हुआ करता था, हमने पढ़ा हुआ है, और उसको क्वेश्चन सेंट्रिक थोड़ा बहुत देखेंगे सर, ठीक है ना। अभी तक हमने जो देखा है वो राजा सेंट्रिक देखा है, मैक्रो सेंट्रिक जो पढ़ाना है सर, है ना। तो आज हम लोग मैक्रो लेवल के ऊपर ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। माइक्रो में ये 2 डायनेस्टीज को 10 मिनट में पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने जीएस का कोर्स किया होगा, उतना आप बेसिक नॉलेज रखोगे तो भी इनफ हो जाएगा सर, ठीक है ना। फिर ज्यादा उतना 30 मार्क का बनने की आवश्यकता नहीं रहेगी सर, है ना। तो हमने आपको बताया कि सैयद डायनेस्टी जो है वो तुगलक के बाद डायनेस्टी पावर के ऊपर है, उसका फाउंडर हुआ करता था खिजर खान सर, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 प्रकार की चीजें दिखेगी सर, है ना, समझे। पहला आपको दिखेगा कि सैयद डायनेस्टी के बारे में सबसे बड़ा सोर्स क्या है सर, है ना। तो एक ही सोर्स अवेलेबल है, वो तारीख मुबारक शाही करके किताब मिलेगी सर, ठीक है ना। सो तारीख मुबारक शाही इज अ बुक व्हिच एक्चुअली इज द ओनली सोर्स दिस इज अवेलेबल ऑन द किंग मुबारक शाह, जो सैयद डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो यहया अहमद सरहिंद करके एक ऑथर हुआ करते थे, उनके द्वारा लिखी गई थी सर, है ना। यहया अहमद सरहिंद करके एक ऑथर हुआ करते थे, इनके द्वारा लिखी गई थी, और बेसिकली ये सबसे मेन सोर्स है। अब जब हम लिटरेचर के ऊपर आएंगे तो मैं आपको लिटरेचर में इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। एंड लिटरेचर का हमारा जो पर्शियन लिटरेचर का जो टॉपिक बाकी है उसमें उसकी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की और उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर चर्चा कर देंगे सर, ठीक है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको 3-4 पॉइंट पता होने चाहिए। सैयद कौन थे सबसे पहले तो सर, ठीक है। दूसरा, ये सैयद नाम कहाँ से आया है, व्हाट व्हाई द नेम इज सैयद सर, समझे आप लोग, ठीक है। तीसरा, भारत में इसकी इंप्लीकेशंस किस तरह से शुरू हुई सर, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि खिजर खान जो है, खिजर खान के केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन वी सी द केस ऑफ खिजर खान सर, है ना। तो खिजर खान वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर। हमने आपको पढ़ा था कि जब तैमूर आया था तो तैमूर ने उसको मुल्तान का और दीपकपुर का गवर्नर छोड़ के गया था सर, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, खिजर खान ने 1414 तक आते आते फाइनली दिल्ली को कैप्चर कर लिया सर, है ना। दिल्ली को कैप्चर किया ना, उसके बाद उसने अपने नए वंश की शुरुआत की, जिसे सैयद वंश कहा गया सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब सवाल ये है कि सैयद नाम कहाँ से आया है सर, ठीक है। तो 2-3 नाम है इसके पीछे, 2-3 पॉइंट्स आपको दिखेंगे। पहला बोला गया है कि सैयद वो लोग थे जो प्रॉफेट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स हुआ करते थे सर, ठीक है ना। सो नॉर्मली इन द इस्लामिक आइडियोलॉजी और इस्लामिक हिस्टोरिकल ओरिजिन ऐसा कहा गया है कि द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सर, है ना, उनके लिए सैयद का टाइटल दिया गया है कि भाई प्रॉफेट मोहम्मद के
साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनकी फैमिली से रिलेटिव्स थे सर, उनको सैयद कहते हैं। दूसरा आपको ये तारीख मुबारक शाही के अंदर कहानी दिखेगी सर, ठीक है। और ऐसा कहा गया है कि भाई ये जो सैयद वंश है इसके पीछे एक पॉलिटिकल एक घटना जुड़ी हुई थी सर, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि भाई उस समय के दौरान ये जो खिज़र खान था, ये खिज़र खान को टाइटल किसी और ने दिया था कि भाई तुम सैयद हो सर, ठीक है ना, तो यू आर अ सैयद। तो देयर वाज़ सम पॉलिटिकल पॉइंट जहाँ पे कोई गवर्नर आया होता है खिज़र खान को मिलने के लिए और खिज़र खान आके उनकी सेवा चाकरी करता है और फिर उसके बाद कहा गया कि तुमको सैयद का टाइटल मिलता है सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। दूसरी कहानी ये भी कहा गई है कि भाई खिज़र खान वाज़ वेरी ब्रेव, ही वाज़ वेरी जनरस, ही वाज़ एक्चुअली लाइक नो वेरी हम्बल एज़ वेल, है ना, बहुत ही ब्रेव था, जनरस था, हम्बल भी था, मतलब ग्रेसफुल हुआ करता था, ठीक है। उसके पास ऐसी वर्च्यूज़ हुआ करती थी, ऐसी क्वालिटीज़ हुआ करती थी जो सैयद के पास ही, इसके लिए वो सैयद है सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इसकी अलग-अलग कहानियाँ हैं आपको, ये सैयद की जो स्टोरी आप समझने की कोशिश करिए, बहुत अलग कहानी आपको यहाँ से दिखेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब बेसिस आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या कहानी रहती है। अब सवाल ये है कि खिज़र खान था कौन सर, है ना? ये वाज़ ही अ पर्सन जो प्रैक्टिकली तैमूर के साथ भारत में आया था या भारतीय यहाँ का ही रहा हुआ कोई व्यक्ति था सर, ठीक है ना? क्योंकि इसको लेके काफ़ी सारे लोगों को गलत फीलिंग है। देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई खिज़र खान एक्चुअली केम विद तैमूर्स आर्मी एंड ये वो सब, है ना? तो कहानी आपको याद रखिएगा कि ये फिरोज तुगलक के समय से ही यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है सर, है ना? ऐसा नहीं था कि ये बाहरी व्यक्ति था सर, ठीक है? बट तैमूर को अपने लॉयल लोग चाहिए थे भारत के अंदर सर, है ना? जब वो भारत से विदाई ले रहा था, तो तब उसने खिज़र को अपॉइंट करवा दिया सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? सो आप टेक्निकली देखने की कोशिश करोगे तो ये कोई फॉरेन या जो तैमूर का जो तुर्किश मंगोल इन्वेजन के साथ आया हुआ कोई गवर्नर नहीं था सर, है ना? नॉर्मल केस में क्या होता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, वो घुरी के साथ आया है, बख्तियार खिलजी उसके साथ आया था सर, ठीक है? फिर यहाँ पे रह गया। पर खिज़र तो क्या पहले से था, उसकी फैमिली, उसके चाचा और वो सब लोग हैं ना, इनिशियली एडमिनिस्ट्रेशन में थे तुगलक के समय पे सर, ठीक है? राइट फ्रॉम मोहम्मद एंड फिर उसके बाद फिरोज तुगलक के समय पे भी सर, ठीक है? एंड देन लेटर ऑन जब तैमूर जा रहा था तो फिर उसको छोड़ के गया कि भाई चलो एक काम करो तुम यहाँ पे रहो सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि खिज़र खान जो है ना, उसको ये मल्लू इकबाल की फैमिली ने उठा लिया था। मल्लू इकबाल वही जो तैमूर के सामने लड़ाई कर रहा था सर, ठीक है? और ये खिज़र को फिर वो गुस्सा था उस बात का कि भाई मेरे को उठा लिया गया ये तुगलकों के द्वारा और तुगलक के सेनापति के द्वारा। तो फिर देन ही जॉइन्ड द तैमूर कैंप, है ना, कि भाई तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मेरे को उठा ले रहे हो, मतलब मारा-काटी और इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की सब कहानी थी सर, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ ही केम टू अथॉरिटी और फिर तैमूर का विश्वास जीत लिया। तो इसमें आपको ये चीज़ दिखेगी कि वो घर का भेदी लंका ढाई वाली कहानी है या आप पकड़ के चलिए मीर जाफ़र वाली कहानी है या वो जयचंद वाली कहानी, वो खिज़र के साथ भी आपको दिखेगी सर, ठीक है? क्यों काफ़ी लोगों को ये लगता है कि खिज़र वाज़ अ फॉरेन ओरिजिन पर्सन, है ना? बिकॉज़ ऑफ फॉरेन ओरिजिन पर्सन व्यक्ति के रूप में आया होगा और फिर तैमूर उसको गवर्नर के रूप में छोड़ के गया था, तो वैसा आपको नहीं मिलेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी ये है कि हमको ये पता चलता है कि जब तैमूर का मृत्यु हुआ, व्हेन तैमूर पास्ड अवे, उसके बाद खिज़र ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रह जाता है क्योंकि उसको पता है कि तैमूर का जो लड़का था शाहरुख, उसका नाम तैमूर के नाम भी शाहरुख था सर, ठीक है? खैर आजकल भारत में दोनों नाम बहुत पॉपुलर है। बट यू सी दैट ये शाहरुख जो था, शाहरुख वाज़ नॉट एबल टू कंसोलिडेट प्रॉपर्ली लाइक तैमूर सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? देन खिज़र ने अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रोक्लेम कर दिया 1414 तक आते-आते, है ना? तो खिज़र जब पावर के ऊपर आया तब की पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी बहुत 10 मिनट में आपको समझा देता हूँ क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री में स्लाइड्स में डाली नहीं है क्योंकि आता नहीं है तो खाली खोटा पेज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है ना? स्लाइड्स में तो बहुत गिने-चुनी चीज़ें ही मैंने डाली हुई है सर, ठीक है ना? 2 स्लाइड में खत्म हो जाता है आपकी सर कहानियाँ सर, ठीक है? बट एटलीस्ट आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि व्हाट वाज़ हैपनिंग, है ना, व्हेन खिज़र केम टू पावर सर, ठीक है? तो खिज़र ने जब मुल्तान से अपने आप को दिल्ली के अंदर रीएस्टैब्लिश किया सर, ठीक है ना? तो वहाँ से ही फिर उसकी पॉलिटिकल डायनेस्टी की शुरुआत हो गई सर। एंड एट दैट टाइम इंडिया वाज़ एक्चुअली फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड क्यों था? तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन स्टार्टेड इन द लेटर पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक सर, याद आया कि नहीं आपको सर, ठीक है? और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक तक आते-आते जो भी रीजनल स्टेट्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे सर, है ना? तो ये जो रीजनल किंगडम्स थे वो सब के सब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे और इसके कारण यू विल सी कि खिज़र खान को ज़्यादा काइंड ऑफ, है ना, चैलेंजेस उतनी फेस ऑफ नहीं करनी पड़ी कि दिल्ली के अंदर उसके सामने कोई रिवॉल्ट हो जाए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये गवर्नर्स अंदर-अंदर फाइट कर रहे हैं, भारत के रीजनल स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। कन्नौज वाला, दोआब वाला विस्तार इंडिपेंडेंट हो गया, जौनपुर इंडिपेंडेंट हो गया सर, ठीक है ना? और अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज़ गॉट इंडिपेंडेंट। तो ये सब जितने भी सब के सब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं सर, ठीक है? तो उसके कारण खिज़र को फायदा मिला और खिज़र वाज़ एबल टू कंसोलिडेट सर, ठीक है ना? तो खिज़र सबसे पहला राजा था जिस जो बेसिकली यहाँ पे सैयद वंश की स्थापना करता है और ये मूलतः से यहाँ का ही था, ये ना कि इनके साथ आया हुआ था सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ही वाज़ मेड द गवर्नर ऑफ तैमूर एट मुल्तान एंड दीपलपुर सर, है ना? और उसने बेसिकली आप देखिएगा तो तैमूर के गवर्नर बनने के बाद इसकी प्रेस्टीज बहुत बढ़ जाती है सर, है ना? और ये तैमूर के नाम का ही शासन करता था और तैमूर के द्वारा ही सब कुछ इसने चलवाने की कोशिश की है सर, ठीक है? ज़्यादातर उसने नॉर्थ वेस्ट एरिया में मुल्तान से लेके कन्नौज, कटिहार और आज का दोआब वाला विस्तार है, वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। इनफैक्ट उसने सेंट्रल इंडिया में मालवा तक भी अटैक करने की कोशिश की थी क्योंकि वो चाहता था कि इस सब रीजन को कैप्चर किया जाए सर, ठीक है? सो यू विल फाइंड कि उसके सामने कंटीन्यूअसली रेबेलियंस होते रहे सर, है ना? ये रेबेलियंस आप देखोगे मेवात के अंदर भी होते हैं। मेवात अगर आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही वहाँ के जो म्यो मुस्लिम्स थे उन्होंने काफ़ी सारे रिवॉल्ट्स भी करवाए थे सर, ठीक है ना? तो इन सब के बेसिस के ऊपर खिज़र की कहानी खत्म हुई 1421 तक आते-आते एंड यू विल फाइंड कि उसने अपने बेटे को मुबारक शाह को अपॉइंट किया था कि भाई मेरे बाद इनफैक्ट, है ना, ये पावर के ऊपर रहेगा। प्रॉब्लम क्या था मुबारक शाह के साथ सर, ठीक है? मुबारक शाह के समय पे भी कंटीन्यूअसली इनफैक्ट रिवॉल्ट चालू है। कटिहार में ये आपके दोआब वाले रीजन में इश्यू चल रहा है सर, है ना? कन्नौज में इश्यू चल रहा है। राजस्थान, हरियाणा की बॉर्डर वाले जो मेवाती लोग हैं वो भी इश्यू करवा रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो इन सब के बेसिस के रूप में हमको पता चल रहा है कि मुबारक शाह का जो रीन है बहुत ही ब्रीफ रहता है, करीबन 13-14 साल के अंदर में और इसके समय पे ये किताब लिखी गई थी, तारीख मुबारक शाही सर, ठीक है ना? तो इसको जब मैं आऊँगा आगे नेक्स्ट क्लास में या मंडे के क्लास में मोस्ट प्रोबब्ली वी विल बी डिस्कसिंग द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। वो कल्चरल कंट्रीब्यूशन में एक क्लास सल्तनत एक आर्किटेक्चर का देखेंगे और एक क्लास हम लोग लिटरेचर का देखेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? सो यू विल फाइंड कि मेयोस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया पाया था सर, ठीक है? मेयोस वर नॉट एबल टू बी कंप्लीटली इनफैक्ट, है ना, एलिमिनेटेड बाय द स्टेट्स, है ना, एट दैट टाइम। तो ये रिवॉल्ट काफ़ी सारे इनके समय पे हो रहे थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? तो मुबारक के साथ भी यही हुआ कि रेबेलियंस इसके सामने बहुत होते रहे। इनफैक्ट, है ना, एक रेबेलियन खोखरों का रेबेलियन हुआ था मुबारक शाह के सामने सर, ठीक है? तो एक जसरत खोखर करके आपको एक लीडर दिखेंगे जो नॉर्थ वेस्ट में था। देखिए खोखर कम्युनिटी ने तो एक गजनी और घुरी को भी परेशान करके रखा था सर। इफ यू आर एबल टू रिकॉल ये गजनी के जो लास्ट इन्वेजन हुए थे वो भी खोखरों के सामने हुए थे सर, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि ये खोखर्स इसके समय पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे सर, है ना? तो दशरथ खोखर का रिबेलियन और फिर बहुत सारे और भी रिबेलियंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर जौनपुर के अंदर रिबेलियन इसके अगेंस्ट में दिखेंगे सर, ठीक है?
एंड यू विल फाइंड इन सब के बेसिस के रूप में ये जो मुबारक शाह है वो कंटिन्यूसली प्रॉब्लमेटिक रहा। इसके प्रॉब्लम्स इसके वजीर के साथ भी थे। अब वही पुरानी कहानी है नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की की कहानी सर, ठीक है। मुबारक को अपने वजीर के ऊपर शक था, वजीर को लग रहा था कि हमारा राजा ढंग का काम नहीं कर रहा है सर, है ना, समझे नहीं समझे, है ना। सो यू विल फाइंड कि वजीर के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इनफैक्ट फिर कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वाज किल्ड बाय हिज ओन ऑफिशियल सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इसी बेसिस में भाई साहब की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है सर, है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि मुबारक ने प्रयत्न तो किए रिफॉर्म्स करने के रूप में, उसने काफी सारे एक्सपीडिशंस भी चलाए पर दिल्ली को सेफ नहीं कर पाया, दिल्ली को तो नहीं सेव कर पाया, पर जो एरिया लूज किए गए थे वो भी ये लोग वापस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं सर, ठीक है ना। देन केम मोहम्मद शाह सर, ठीक है। देखिए मोहम्मद शाह के साथ में भी यही हुआ कि आजू-बाजू के रीजन सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ऐसी सिचुएशन में है जहां अब इनकी पॉलिटिकल पावर नहीं बची है सर, ठीक है। तो राजा मूलतः से आप देखोगे तो दिल्ली के आजू-बाजू में ही सिमट के रह गया था। तो वो जो कहानी है ना कि भाई राजा का साम्राज्य कितना, तो बोले पुराने किले से या लाल किले से पालम तक, है ना, मॉडर्न पीरियड में भी आपको दिखेगा। तो वो भी इसी के साथ ये भी हो गया था सर, ठीक है। तो ये अथॉरिटीज इन सब की यहाँ पे खत्म हो जाती है और इनफैक्ट इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह ओनली सर वी डू गेट इंस्टेंसेस कि यहाँ पे लोधीज जो थे, जो इनके गवर्नर के रूप में अपॉइंट किए गए थे, वो अब काफी पावरफुल हो जाएंगे सर, गेटिंग अपॉइंट, है ना। सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, है ना। तो बाय द पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह यू सी द लोकल गवर्नर्स विल गेट वेरी पावरफुल सर, है ना। ये जो लोकल गवर्नर्स पावरफुल हो रहे थे इसमें बहलुल लोधी जैसे लोग भी यहाँ पे पावर के ऊपर प्लान कर रहे हैं सर, ठीक है ना। अब बहलुल लोधी ने थ्रू आउट मोहम्मद शाह के साथ अपनी लॉयल्टी प्रीच की थी। उसने कहा था कि राजा मैं आपके साथ रहूंगा, आप चिंता मत करिए और मैं हमेशा आपके जीवन के साथ, जीवन के बाद, जीवन के, है ना, अंत अंत तक आपके साथ ही रहूंगा। तो बहलुल लोधी को इसने ना गवर्नर बनाया था। बहलुल लोधी इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहलुल लोधी ओवर पीरियड ऑफ टाइम विल रिवॉल्ट एंड फिर उसके बाद वो लोधी डायनेस्टी की स्थापना करवाता है सर, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो मोहम्मद शाह का जो पीरियड है, ये मोहम्मद शाह का पीरियड एक्चुअली यहाँ पे खत्म होता है 1444 के अंदर सर, ठीक है। एंड देन यू विल सी दैट 1444 में जब मोहम्मद शाह का पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद विल सी दैट इसका संतान पावर के ऊपर आएगा सर, है ना। उसका नाम था आलम शाह और आलम शाह के समय पे फाइनली लोधी पावर विड्रॉ करवा देगा। बहलुल लोधी जो इसका गवर्नर था, ही डिसाइड्स टू रिवॉल्ट एंड फाइनली ही एस्टैब्लिशेस द लोधी डायनेस्टी सर, गेटिंग अपॉन, समझे। तो ये पूरी एक कहानी आपको यहाँ से दिखेगी कि सैयद वंश के अंदर ज्यादा कोई पिपूड़ी बजाने लायक चीजें है नहीं सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉन। एंड 1444 1443 के आसपास का पीरियड में आलम शाह आता है। ये वो पीरियड था जब बहलुल लोधी इसके गवर्नर के रूप में था और बिकॉज इसके गवर्नर के रूप में काम कर रहा था तो बहलुल लोधी ने फिर यहाँ पे इनफैक्ट, है ना, एक पूरी की पूरी टॉपल या काइंड ऑफ कू जैसी सिस्टम को प्लान किया सर। काफी लोग कहते हैं कि बहलुल लोधी को इनवाइट किया गया था बट ओवरऑल ऐसा कहा गया है कि बहलुल लोधी ने ही ये पूरी राजा को कमजोर करवा दिया था क्योंकि राजा के पास उतना अथॉरिटी नहीं थी। एंड फाइनली आलम शाह रिटायर होकर चला गया सर। सो ही लेफ्ट टू बदाऊं सर, बदाऊं इज इन वेस्टर्न यूपी सर, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लिखी गई है के निजामी के द्वारा अपनी किताब में। ये लिखा गया है कि द सैयद डायनेस्टी इमर्ज्ड इन द प्रिंसिपलिटी ऑफ मुल्तान एंड एंडेड इन द प्रिंसिपलिटी ऑफ बदायूं सर, समझे। पॉलिटिकली एंड कल्चरली ही डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग वर्थ, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो फिर आपको इतनी चीज पता चल जानी चाहिए 10 मिनट में हमने सैयद डायनेस्टी को पढ़ लिया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। सो बाकी सारी चीजें आपको आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि ये पीरियड में रीजनल स्टेट्स का डेवलपमेंट हो रहा है सर, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो हैंडओवर किया था। हैंडओवर करने का मतलब ये था कि रिवोल्ट होने के बाद मोस्ट प्रोबब्ली इसने बहलुल को कहा था कि तुम यहाँ पे चार्ज ले लो, हम चलते हैं, दुआओं में याद रखना सर, समझे। तो फिर फाइनली यू विल सी दैट इसका पॉलिटिकल या कल्चरल कंट्रीब्यूशन कुछ था नहीं सर, ठीक है। एंड इसके कारण इसको याद रखते नहीं है सर, ठीक है। तो फिर यहाँ से सैयद खत्म हो जाते हैं सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड डायनेस्टी आती है आपकी लोधीज की सर, ठीक है। तो अब थोड़ी बहुत लोधीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। अब लोधीज में बहलुल है, बहलुल के बाद आप देखोगे तो सिकंदर है और फाइनली इब्राहिम आएगा सर, ठीक है। इब्राहिम तक आते आते थर्ड पानीपत हो जाती है। अब थर्ड पानीपत को जब मैं बाबर के ऊपर आऊंगा तो उसके ऊपर विस्तृत से 1 घंटा चर्चा कर देंगे। फिर पीछे उसमें इब्राहिम की पॉलिसीज के ऊपर भी आ जाएंगे। अभी नहीं जा रहे क्योंकि वहां उसका कोई लेना देना उतना सीधा मतलब बैठेगा नहीं सर, है ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री में कहां भी टाइम अपन खराब करे सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं एंड लेट अस ट्राई टू सी द केस ऑफ द लोधी डायनेस्टी सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब देखिए जब लोधीज पावर के ऊपर आए तो भारत का ऑलरेडी नक्शा बदल चुका है सर, ठीक है। यहाँ पे मालवा के अंदर एक छोटी खलजी वंश की शुरुआत हुई, महमूद खलजी जैसे राजा आपको दिखेंगे। गुजरात में आप देखने की कोशिश करोगे तो मुजफ्फरीद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। सिकंदर शाह जो इनका गवर्नर था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहा है सर, ठीक है। मेवाड़ देखोगे तो राजपूत अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। जौनपुर में शर्की वंश है। बंगाल तो पहले से इंडिपेंडेंट हो चुके बैठा हुआ है सर, ठीक है। फिर यहाँ उड़ीसा अपने हिसाब से एस्टैब्लिश हो रहा है। विजयनगर स्टेट है, बहमनी स्टेट है, सब ऑल दिस रीजन्स आर गेटिंग इंडिपेंडेंट सर, ठीक है ना। तो ये सब के सब राज्य अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे इंडिपेंडेंट होंगे और दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन में चला जाएगा। अब रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत एज फार एज आई रिमेंबर, कल हमने तुगलक के डाउनफॉल के रीजंस देखे थे सर, देखे थे कि नहीं देखे थे सर। वही मोटे-मोटे तौर के ऊपर रीजंस वहां पे आएंगे सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। उसमें थोड़ा बहुत आप इसमें मंगोल फैक्टर और वो सब को कंसीडर कर सकते हो सर, ठीक है। तो आप जब जेल मेहता साहब की किताब उठाओगे ना तो उसमें एक डाउन डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन के पीछे एक चैप्टर दिया हुआ है सर, है ना, कि भाई व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड कॉजेस ऑफ द डाउनफॉल, एक उसमें पैराग्राफ डाला हुआ है सर, ठीक है। तो उसमें मैंने जो आपको कल बताया था उसमें फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसीज है, सुल्तान की लीगल सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था, टैक्सेशन में क्या प्रॉब्लम था, इस्लामिक स्टेट के कैरेक्टर के रूप में सर, ठीक है। तो वो जो कल हमने डिस्कस किया था ना 11 हायरार्की के अंदर क्या प्रॉब्लम था, लॉ ऑफ सक्सेशन में क्या प्रॉब्लम था सर, ठीक है ना, वही चीज दी गई है पर उसको थोड़ा अलग फॉर्मेट में पैराग्राफ फॉर्मेट हमने कल 10 11 12 पॉइंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं सर, ठीक है ना। सो आई विल नॉट गो इनटू द डिक्लाइन एस्पेक्ट क्योंकि कल मैंने आपको ओवरऑल वो तुगलक के डिक्लाइन के साथ दिखाया था पर वो दिल्ली सल्तनत के साथ वही लागू होता है पर खाली वो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है सर, है ना। कि उसमें पीछे के जो मैंने 5-10 पॉइंट लिए थे खास करके पॉइंट नंबर 6 7 ऑनवर्ड से फिरोज शाह तुगलक के बाद वाले वो जनरल पॉइंट्स है ना, दे वर एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी आई कैन से डायनेस्टीज जो इनके डाउनफॉल के पीछे रिस्पांसिबल रहती है सर, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट है ना, मैं कल आपको ये बता, ये तो फिरोज शाह तुगलक की है पर इसमें आप इक्ता सिस्टम के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था, आर्मी के ऊपर डिस्कस कर लिया था सर, है ना, फिरोज शाह तुगलक के रिफॉर्म्स के बारे में बताया था सर, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक के बारे में एंड देन फाइनली ये जो है ना ये जितने भी पॉइंट्स हैं दिस वर ऑल द पॉइंट्स जो जनरल पॉइंट्स है ना, ये जनरल पॉइंट्स आपके हर एक डायनेस्टी में लागू होता है। कल डिस्कस किया था, मुझे पता है सर, ठीक है ना, कल हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ के भी हमने डिस्कस किया हुआ है सर, ठीक है। सो यू शुड नो कि इसमें तुगलक की जगह दिल्ली सल्तनत यहाँ पे कर दोगे ना तो ये वही के वही पॉइंट आएंगे सर, है ना। इसमें फिर ज्यादा रॉकेट साइंस मत करिएगा कि अच्छा इनके पतन के पीछे का कारण आपने क्यों नहीं करवाया सर, ठीक है। फिर आपको दिमाग लगाना चाहिए कि भाई नेचर ऑफ स्टेट अगर डिस्कस किया है तो नेचर ऑफ स्टेट खाली तुगलक के लिए नहीं वो सबके ऊपर लागू होता है सर, ठीक है ना, समझे नहीं समझे। तो क्या क्या प्रॉब्लम था, किस तरह से इशू क्रिएट हो रहे थे, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ सर, ठीक है। क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इनफैक्ट है ना थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, समझे। तो अब आगे चलते हैं और सैयद के बाद जो सेकंड डायनेस्टी है सबसे आखिर की डायनेस्टी जो थी लोधी डायनेस्टी, उसके ऊपर थोड़ी बहुत 10 मिनट में चर्चा करेंगे।
करेंगे और फिर खत्म करेंगे सर, ठीक है। अब देखिए लोधी की कहानी क्या है सर, ठीक है। लोधी में सबसे पहले बहादुर लोधी आया सर पावर के ऊपर सर, गेटिंग पॉइंट है ना। एंड यू विल सी दैट जब बहादुर लोधी की हम लोग बात करेंगे तो बहादुर लोधी इनिशियल पीरियड से ही भारत में थे। ये अफगान गवर्नर्स या अफगान ऑफिशियल्स को बेसिकली बुलाया जाता था इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी राइट फ्रॉम द खलजी पीरियड इटसेल्फ, है ना। क्योंकि खलजी रिवॉल्यूशन हुआ था, हमने बताया था कि खलजी वाज अ लो बॉर्न पर्सन हु केम टू द थ्रोन, है ना। तो खलजीस ने जिस तरह से नोबिलिटी को ओपन किया था, आर्मी को ओपन किया था सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इन सब के बेसिस में हमको ये पता चल रहा है कि ये बाहर से आए हुए जो हिंदुस्तानी लोग थे, ये अफगान ओरिजिन के लोग थे, वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जुड़ते हैं सर, ठीक है। तो बहलूल के साथ ये होता है कि ही वाज़ ऑलरेडी देयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी। मैंने आपको बताया कि भाई आलम शाह करके जो या मुबारक शाह करके जो राजा थे, उनके समय पे ही वाज़ मेड द गवर्नर सर, है ना, समझे। तो इसने अफगान डायनेस्टी की शुरुआत की। अब देखिए प्रश्न जो आएगा वो अफगान डायनेस्टी से आएगा या अफगान ओरिजिन रूलर्स के ऊपर से आएगा। तो उसमें लोधी और सूरी दोनों को साथ में आप लिंक अप करवा सकते हो सर, ठीक है ना। सो यू कैन एक्चुअली राइट मतलब बलबन के समय पे रेफ्यूजी के रूप में आए थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि बलबन के समय पे ये मंगोल क्राइसिस जब क्रिएट हुए और मंगोल्स ने आक्रमण किया, तो फिर दे केम एज़ अ रेफ्यूजीज, है ना। बट एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट में इनका जो पावर बढ़ता है वो खलजीज के बाद बढ़ेगा, क्योंकि इनको फिर डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू लाया गया था। इनफैक्ट बलबन के समय पे भी काफी अफगान्स थे, क्योंकि बलबन सेना को जब डाइवर्सिफाई कर रहा था तो ही आल्सो रियलाइज कि नोबिलिटी में ऊपर तो खाली टर्किश होने चाहिए सर, ठीक है। बट नीचे तो फिर वो बेस तो बढ़ाना पड़ेगा ना, सब टर्किश लोग तो होंगे नहीं, वो तो गिन में इन और साढ़े तीन ही हो गए ना सर, ठीक है। बट इनकी अथॉरिटी बढ़ती है आफ्टर द खिलजीज, है ना, क्योंकि खिलजीज खुद ही लो ओरिजिन से थे, तो फिर उनकी पॉलिसी भी वैसी थी कि भाई सबको लेके आओ सर, ठीक है। एम्पैथाइज करना होता है सर, एम्पैथाइज फर्क पड़ता है ना सर, हाँ। कलेक्टर खुद अगर स्ट्रगल करके आया है, वो खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के आया है, तो कलेक्टर फिर सरकारी स्कूल को एक अलग भावना से देखेगा। पर कलेक्टर खुद स्टीफेंस में पढ़ के आया है, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके आया है सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। वो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा हुआ है, तो कलेक्टर फिर सरकारी स्कूल को देख के कहेगा बोले ऐसी भी स्कूल होती है। अब ऐसी भी स्कूल होती है, क्यों नहीं हो सकती है। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस वन, है ना। तो वही है ना, दो कहानी आपको वही दिखेगी सर, है ना। चलिए तो बहलूल के साथ मैं बता रहा था कि क्या हुआ सर, ठीक है। तो बहलूल के साथ ये होता है कि 1444-43 के आसपास का जो पीरियड था, टर्किश नंबर में कम थे लेकिन इतने इफेक्टिव कैसे रहते थे, वही चीज़ है ना। ब्रिटिश भी नंबर में कम थे पर इफेक्टिव रहे ना, मुगल्स भी नंबर में कम थे पर इफेक्टिव रहे ना सर। दिमाग से खेल होता है ना सब कुछ सर। नंबर देखो, माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि यू कैन नॉट रूल। आप पकड़ने की ये कोशिश करिए, आप कभी भी ये मत सोचिए कि द नंबर विल डिसाइड योर अथॉरिटी। हाउ यू कंट्रोल एंड हाउ यू लाइक नो प्ले एंड इंप्लीमेंट द पॉलिसीज मैटर्स द मोस्ट, है ना। आपको हमेशा ये लगता है कि भाई मेजोरिटी होना ही, आपके पास संख्या बल होना चाहिए तो ही आगे जा पाओगे सर, ठीक है। नहीं, संख्या बल जरूरी है, पर कभी कभी संख्या बल नहीं होगा तो भी आप सिस्टम चला सकते हो सर। आपको आना चाहिए चलवाना सर, ठीक है ना, समझे। तो उसके लिए आप जब जाइए सिस्टम में आगे, तो मेरी सलाह लीजिएगा, गिव सम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी बैक, है ना, पीछे कैसे करना है सिस्टम को। चलिए तो पीएम बनोगे, उसके सिवा फिर पीएम तक की एम्बिशन होनी चाहिए तो ही सलाह दूंगा सर। छोटे लेवल के ऊपर एमएलए एमएलए बनने की सलाह नहीं देता हूं मैं सर, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक इट बिग देन ओनली, क्यों मैं नेशनल लेवल खिलाड़ी हूं सर, मैं मैक्रो खेलता हूं सर, ठीक है। मुझे माइक्रो में पसंद नहीं आता है, समझे आप लोग, ठीक है। तो आइएगा सर, ठीक है, आई गिव यू सम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कि कौन से इश्यू को फ्लेयर अप करके कहां से क्या कर सकते हैं। चलिए लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। तो कहानी क्या है, मजाक कर रहे हैं सर, काफी बच्चे लिटरली देख रहे हो, मास्टर बोले कितना डिविजिव है, मतलब ये तो पोलराइज करवा देगा सिस्टम को, हाँ सर, पूरी तरह से। हमारे नाम की, है ना, फिर चर्चा होती है, तो मास्टर कर क्या रहा है, ये भरत क्यों नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, हाँ? भरत आया क्या आज क्लास में? भरत, भरत प्रेजेंट इन द क्लास? भरत नहीं है सर, ठीक है। भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल देते हैं अभी थोड़ी देर के बाद सर, ठीक है। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। व्हाट इज हैपनिंग सर, है ना। किंग मेकर की बात कर रहा था। अब देखिए होता क्या है, बहलूल लोधी के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद बहलूल लोधी सर। सो बहलूल वाज इनवाइटेड टू कम टू दिस थिंग दिल्ली। अब दिल्ली में जो आलम शाह करके गवर्नर थे, या आलम शाह करके जो रूलर थे, कौन सा आलम शाह? आलम शाह बिलोंग टू द सैयद डायनेस्टी, लास्ट किंग ऑफ द सैयद डायनेस्टी। सुन लीजिए, है ना, 10 मिनट कथा है। स्लाइड्स बर्ड्स में डाला नहीं, क्योंकि कथा डालने से फिर मगजमारी बढ़ जाती है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, आता है तो फिर पढ़ने का मन भी करता है, इसके लिए मैं सुनवा देता हूँ आपको सर, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था दिस केस ऑफ बहलूल लोधी सर, है ना। तो बहलूल लोधी को 1448 के आसपास इनवाइट किया गया था आलम शाह के एक ऑफिशियल के द्वारा, जिसका नाम था हामिद खान, है ना। अब किताब में लिखा गया है सर, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़िएगा, वरना तो आप थक जाओगे सर, इतनी कहानियां मिलेगी, और फिर कहानी वाली तो बहुत सारी है ना, स्टोरीज आपको मिलती रहेगी। तो हामिद खान ने उसको कहा कि यार तुम आ जाओ, है ना, तुम्हारी जरूरत हो गई है यहाँ पे। तो इनिशियली बहलूल वाज रिलक्टेंट इन कमिंग टू दिल्ली, मैं नहीं आऊंगा सर, ठीक, ऑब्वियस है यार, ये तो गेम ऑफ थ्रोन जैसी कहानी थी, कभी-कभी आपको लगता है, बट देयर आर मेनी पीपल हु हैव टर्न्ड डाउन द ऑफर्स ऑफ बीइंग टू द मोस्ट पावरफुल सीट, और वो मॉडर्न टाइम्स में भी आपको मिलेगा सर, है ना। एट टाइम्स इन द मॉडर्न टाइम्स में भी आपको कोई बोलेगा प्राइम मिनिस्टर बनो, पागल हो गए हो सर, है ना, जीवन बर्बाद कर देना है सर, हाँ, समझे। वो बहुत अलग ही गेम है सर, नॉट एवरीवन विल बी एबल टू सर्वाइव एंड दे विल बी एबल टू कंसोलिडेट देयर अथॉरिटी सर, ठीक है। आप बहुत भारी चीज हो जाती है सर, है ना, सबकी बस की बात नहीं होती सर, है ना। तो बहलूल ने मना कर दिया, बहलूल से कि नो नो नो, आई विल नॉट बी कमिंग टू दिल्ली सर, है ना। तो हामिद खान जो था, उसने बहलूल को इनवाइट किया कि भाई तुम आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है, एक अच्छे एबल रूलर की जरूरत है, हमारे राजा आलम शाह तो कोई काम के है नहीं सर, ठीक है। सो आलम 1448 49 50 तक आते आते फिर फाइनली रिट्रीट कर गया बदायूं में सर, है ना। तो बदायूं में चला गया, फिर बहलूल कंसोलिडेट करता है। अब बहलूल कंसोलिडेट करेगा, एक अफगान ओरिजिन का बंदा पावर के ऊपर आएगा, तो डू यू थिंक दैट नोबिलिटी विल लाइक दैट? समझे नहीं समझे? नोबिलिटी को पसंद आएगा सर, हाँ, बोले कैसे, हाउ कम अ लो ओरिजिन पर्सन अफगान विल कम टू पावर सर, है ना। तो जहाँ टर्किश मंगोल एक लीनियर चल रही थी, टर्किश मंगोल मतलब कुछ तुर्की ओरिजिन के थे, कुछ मंगोल ओरिजिन के थे, ज्यादातर शासक आपको वहां से दिखेंगे सर, ठीक है। वो लीनियरिटी को तोड़ते हुए एक अफगान, है ना, जिनको ये लोग कभी भी प्योर नहीं कंसीडर करते थे, वो पावर के ऊपर आ गया सर, नोबिलिटी क्लास के रूप में सर, ठीक है। सो यू विल सी दैट बालू ने कहा कि कोई बात नहीं, हम थोड़ा खुश करते हैं लोगों को सर, ठीक है। तो उसने कंसोलिडेशन के रूप में थोड़ी बहुत गिफ्ट दे दी सर लोगों को, है ना, पैसा वैसा रिवॉर्ड्स चाहिए था, और ज्यादातर अफगान नोबिलिटी को अपने फेवर में लाया सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो फायदा क्या होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट कि यू विल सी कि जब ये पावर के ऊपर आया सर, इस पीरियड के समय पे इसने काफी सारे लोगों को अपने फेवर में ले लिया सर, ठीक है। और खास करके इसने अफगान को अपने फेवर में लिया, तो अफगान नोबिलिटी को अपने फेवर के ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है सर, है ना। एंड देन यू विल सी दैट इसने अपने आप को राजा के रूप में नहीं कहा, और कहा कि मैं तो सेवक हूं सर, ठीक है। तो मैं सेवक हूं, इसके कारण इसने एक पीर का आइडेंटिटी हासिल की सर। पीर का मतलब ये था कि ये सूफियों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को दर्शाने की कोशिश कर रहा है सर, गिरिंग अपॉन। तो काफी सारे अफगान को बुलवाया, बोले
तुम आओ मेरे स्टेट में आओ, तुम मेरे स्टेट में आओ सर, है ना? तो फिर अफगानिस्तान से और भी लोगों को बुलवाया गया है और फिर उसने बेसिकली एक अपनी नई नोबिलिटी क्लास को क्रिएट किया सर, ठीक है? तो बहलूल के समय से ही एक नए प्रकार की नोबिलिटी क्लास की शुरुआत होती है। ये जो न्यू नोबिलिटी क्लास था ना सर, यहाँ से प्रश्न आपको आया था, वो ओवरऑल अफगान डायनेस्टी के ऊपर से है। जब सूरी को पढ़ेंगे तो सूरी और लोदीज का मैं आपको उसका कैरेक्टर बता दूंगा लास्ट के अंदर सर, ठीक है? जैसे हमने अभी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी देखेंगे थोड़ी देर के बाद सर, ठीक है? तो इस तरह से यू विल फाइंड कि ही टुक द हेल्प ऑफ द अफगानी नोबल्स और फिर एक एक्सक्लूसिव अफगान पॉलिसी या अफगान रेशियल पॉलिसी की उसने स्थापना की सर। ये कंटिन्यू फिर होता है थोड़ा बहुत सूरी डायनेस्टी के समय पे भी सर, ठीक है? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन द टर्किश एंड द अफगान्स हैड अ राइवलरी अगेंस्ट ईच अदर। तो आप देखिए कि दिस राइवलरी प्रूव्ड वेरी फेटल टू द लेटर ऑन टर्किश किंग्स। जो तुर्को मंगल राजा थे, उनको अफगान परेशान कर देते हैं। अब्दाली परेशान करेगा, आप पकड़ने की कोशिश करोगे, रोहिलखंड के अफगान्स परेशान करेंगे, फर्रुखाबाद के अफगान्स परेशान करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे सर, ठीक है? आप 18th सेंचुरी में देखिए सर, है ना? कि जब मंगोल ओरिजिन के राजा मतलब मुगल राजा, तुर्को मुगल राजा कमजोर हो गए औरंगजेब के बाद सर, उसके बाद तो अफगानों ने नाक में दम कर दिया। ये तब से चल रहा है सर, ठीक है? आप जब कभी इसके ऊपर से प्रश्न आएगा, द तुर्को मंगोल और द तुर्को अफगान राइवलरी सर, ठीक है ना? हाइलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द तुर्को मंगोल और द तुर्को मंगोल एंड द अफगान राइवलरी इन द मिडिवल इंडिया सर, है ना? समझे? वो बढ़िया प्रश्न बन सकता है वहां से सर, कि आपको हाइलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है कि भाई ये क्यों हो रही है सर, और कौन से फेजेस में हो रही है सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो हम लोग जब मिडिवल को कंक्लूड करेंगे ना, तो आखिर में मैं आपको अफगान पर्सपेक्टिव से मुगल्स की डिक्लाइन बताऊंगा सर, समझे? कि भाई अफगानों ने कितना नाक में दम किया हुआ था इनके सर, है ना? तो जो लोग रेफ्यूज के रूप में आए थे बलबन के समय पे रेफ्यूजी बन के, फिर खिलजी के समय पे पावरफुल हुए और फिर सैयद के बाद फाइनली यू विल फाइंड कि जब लोदीज आए तो उन्होंने अपनी स्थापना की। सूरी ने सेकंड डायनेस्टी की शुरुआत की, जो सेकंड पठान डायनेस्टी है, क्योंकि ये पठान ओरिजिन के लोग थे ना अफगान्स। एंड देन यू विल फाइंड कि आफ्टर द मुगल्स या मुगल्स के अंदर इन्होंने नाक में दम करके रखा था। तो पहली पानीपत भी अफगानों ने करवाई सर, है ना? लोधी डायनेस्टी थी। दूसरी पानीपत भी अफगान से इन्वॉल्व थे सर, समझे? क्योंकि हेमू विक्रमादित्य वाज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अफगान्स ओनली सर, ठीक है? तीसरी पानीपत में तो अफगान जीत भी गए सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो व्हेन द थर्ड पानीपत टुक प्लेस द अफगान वॉन, है ना? समझे? तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप अभी भी पॉलिटिकल हिस्ट्री को बॉल बाय बॉल कमेंट्री से देख लो। मैं आपको थीमेटिक बता रहा हूं कि उसकी थीमेटिक पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करिए कि हर बार अफगानों के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो प्रश्न पॉलिटिकल हिस्ट्री से जो निकलेगा वो इनकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री से कभी नहीं निकलेगा। वो बताएगा कि हाइलाइट करिए कि इनकी राइवलरी का ट्रेंड कैसा रहा है ना? कि एनालाइज द ट्रेंड ऑफ द राइवलरी बिटवीन द तुर्को मंगोल रूलर्स एंड द अफगान रूलर्स, है ना? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, है ना? एंड हाउ इट रिजल्टेड इनटू द डाउनफॉल ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो ऐसा 20 मार्क का जब प्रश्न आएगा ना, तो बच्चा सोचेगा कि यार ये इसमें तो क्या लिखा है सर, है ना? तो इसमें फिर राइट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अफगान्स इन इंडिया आपको लिखना है, एनालाइज करना है, थीम वाइज लिखना पड़ेगा, स्टेज बाय स्टेज में। तो मैक्रो जब पता चलेगा तो ही आपको उसकी लिंकेज समझ में आएगी ना सर, ठीक है? तो ये शुरू हुआ था बहलूल के समय पे, जब बहलूल ने इनफैक्ट और अफगान्स को बुलवाया, बोले आओ। अब अफगान्स की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर? तो बहलूल के समय पे जब अफगान की संख्या बढ़ती है तो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द अदर डायनेस्टीज। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? है ना? आप मराठास मुगल्स के लिए लड़ रहे थे, उसके पीछे का कारण कुछ और था। जब मराठास के ऊपर आएंगे तब डिस्कस करेंगे सर, ठीक है? मराठास वर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ मुगल्स, और वेरी डिफरेंट केस है, समझे कि नहीं समझे? मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत ही वहां से होती है ना सर, 18th सेंचुरी से। आपके सिलेबस में भी वहां से ही है ना? चलिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, है ना? कि भाई ये क्या गेम कर रहा है, और इसने ना कभी रूथलेस पॉलिसीज को अपनाया नहीं था बहलूल ने, क्योंकि बहलूल वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ नोबिलिटी फॉर हिमसेल्फ, जो उसके लॉयल रहे, उसके फेवर में रहे सर, ठीक है ना? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इनिशियली जब ये पावर के ऊपर आता है तो इसने अपनी जनरलशिप को और अपनी नोबिलिटी को काफी फेवर में लेने की कोशिश की। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को उसने बेसिकली गिफ्ट दिए, रिवॉर्ड्स दिए, प्राइजेस देने की कोशिश की सर, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू द रैंक्स इसको अपने फेवर में लिया सर, है ना? उसके बावजूद भी यू सी दैट इसकी कॉन्फ्लिक्ट रहती है जौनपुर के साथ। और जौनपुर जो शर्की डायनेस्टी का जो स्टेट हुआ करता था, शर्कीज वर प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, है ना? कि फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर की स्थापना की थी और वहां का गवर्नर फिर अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देगा सर, ठीक है? तो हम लोग आएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे रीजनल किंगडम्स के रूप में। बट ये सब आपको यहाँ से बहलूल के समय पे दिखेगा सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट? सो इसकी शर्कीज के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट होती है। यू विल फाइंड कि ही विल बी फाइटिंग अगेंस्ट द दोआब रीजन, और फिर मेवात में भी इसने जो मेयो मुस्लिम्स थे उसके सामने भी लड़ाई किया सर, है ना? मालवा के ऊपर लड़ाई करने की कोशिश करेगा, एंड कंटिन्यूअसली इसकी स्ट्रगल चलती रहती है फॉर द कंसोलिडेशन। अब बहलूल का ओवरऑल टाइम फ्रेम करीबन 30 साल से ऊपर का था सर, है ना? एंड जब इतने समय तक आप शासन करते हो तो ऑब्वियस है कि आप कंसोलिडेट कर पाओगे सर, क्योंकि ये पावर के ऊपर है, इनको कंटिन्यूअसली रिबेलियंस फेस करने पड़े थे लोधीज को। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है कि नो वन विल एक्सेप्ट यू एज द अथॉरिटी, एंड यू वर आल्सो वन ऑफ द रीजनल गवर्नर्स ओनली। बहलूल लोधी भी इनफैक्ट मुल्तान का गवर्नर के रूप में था जब उसने पावर को कैप्चर किया था सर, ठीक है ना? तो बाकी सारे गवर्नर्स भी यही सपने देख रहे थे कि अगर बहलूल कर सकता है तो हम भी क्यों नहीं कर सकते सर, है ना? तो इट्स वेरी क्लियर कट, नहीं बहलूल कैन डू इट, वी कैन आल्सो डू दैट, है ना? एक रीजनल गवर्नर आ सकता है दिल्ली की गद्दी के ऊपर, और वो भी लो ओरिजिन का बंदा जो अफगान ओरिजिन का है, तो भाई व्हाई नॉट अस सर, समझे आप लोग, ठीक है? तो उसको कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम्स ये सब झेलने मिले हैं सर, ठीक है ना? और कंटिन्यूअसली संघर्ष भी आपको यहाँ से दिखेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब बहलूल 1488-89 तक आते-आते उसका मृत्यु होता है सर, समझे आप लोग, ठीक है? एंड यू विल फाइंड कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब यहाँ पे क्राइसिस क्रिएट हुए तो उसका एक संतान था जिसका नाम था निजाम खान। अब निजाम खान ने फिर फाइनली टाइटल ले लिया सिकंदर का सर, ठीक है? तो इन सब के अंदर आपको ये सब बहुत कहानी दिखेगी। इनफैक्ट इसकी जब मृत्यु भी होती है तभी भी ये जौनपुर के साथ फाइट कर रहा था, तो इसकी कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट आप समझने की कोशिश करिए, जौनपुर के साथ ही दिखेगी सर, है ना? क्योंकि शर्की डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल थी इस समय के दौरान, एंड दे वर ट्राइंग टू रिकैप्चर द थ्रोन ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो काफी अलग ही कहानी आपको दिखेगी सर इसकी बहादुर की, और करीबन लंबे समय तक ये रूल करता है। तो इसके समय पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी और लोधीज कंसोलिडेट कर पाए। अब कंसोलिडेशन के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि सिकंदर को अच्छी खासी सीट मिल गई थी सर। सीट इसके लिए मिल गई थी क्योंकि बहलूल ने साम्राज्य निर्माण करना शुरू कर दिया था, रेबेलियंस को पुट आउट कर दिया था सर, ठीक है? तो सिकंदर हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट द पावर सर, समझे आप लोग, ठीक है? अब उसको ये कहानी यहाँ से बहुत दिखेगी कि सिकंदर चाहता था कि मैं बहलूल की पॉलिसीज को आगे लेके जाऊँ और साथ अपने रूल को लेजिटिमाइज करूँ सर, समझे आप लोग, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? प्रॉब्लम ये है कि सिकंदर को नोबिलिटी क्लास ने इनफैक्ट, है ना, ज्यादा स्वीकारा नहीं था। अब क्यों नहीं स्वीकारा था? दो कारण थे। पहले तो वो संतान था किसका? अफगान ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रॉब्लम ये था सर, ठीक है? दूसरा प्रॉब्लम अगर आप समझने की कोशिश करिए कि सिकंदर की मदर जो थी वो सोनार की डॉटर हुआ करती थी, शी वाज अ डॉटर ऑफ अ गोल्डस्मिथ। अब नॉर्मली जो एलीट क्लास के लोग थे, नोबिलिटी क्लास के लोग थे, उन सबका ये मानना था कि यार युवराज तो रॉयल फैमिली से होना चाहिए और उसके अंदर प्योर ब्लड होना चाहिए, अगर अफगान भी है तो प्योर अफगान होना चाहिए सर, ठीक है? वैसे ये तो यहाँ की इंडिया हिंदुस्तानी ओरिजिन की लेडी थी सर, है ना? और वो भी कोई नोबिलिटी में कोई प्रिंस स्टेट से बिलोंग नहीं करती थी सर। तो सिकंदर को प्रिंस के रूप में अगर आप देखिए तो उसको स्वीकारने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ। एंड सिकंदर को ये पता है कि भाई मुझे यहाँ पे अगर अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करवाना है तो मेरी नोबिलिटी को अपने फेवर में लेना। नोबिलिटी सबके सब रिलीजियस स्कॉलर्स थे,
अब रिलीजियस स्कॉलर्स को रिलीजन के थ्रू ही अपने फेवर में लेना पड़ेगा। तो फिर जो पॉलिसीज फिरोज शाह तुगलक ने किया था, उसी को ही बहुत ही रिजिडली और बहुत ही हार्शली इंपोज करवाने की शुरुआत सिकंदर करवाएगा सर। गेटिंग पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? सो द रीजन व्हाई ही वाज रिलीजियस बाइगट, धर्म के रूप में आप सिकंदर को कभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने बाइगटरी प्रमोट की है। बाइगटरी का मतलब ये है कि काइंड ऑफ एक ऐसी सिस्टम जहां पे वो धार्मिक नीति के रूप में काफी कट्टरवाद को प्रमोट करवा रहा है सर। गेटिंग पॉइंट है ना? तो इसी बेसिस के रूप में सिकंदर पावर के ऊपर आया और बेसिकली सिकंदर डिसाइड करता है कि मैं बाकी सारी डायनेस्टीज को इनफैक्ट है ना टॉपल करवा दूंगा सर। ठीक है, अब सिकंदर के समय पे प्रॉब्लम क्या है सर, है ना? कंटिन्यूअसली शर्की डायनेस्टी उसके सामने विद्रोह करवा रही है सर। गेटिंग पॉइंट, यू विल फाइंड कि इसी पीरियड के समय पे गुजरात और राजस्थान भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करवा रहे थे, क्योंकि ये भी वो स्टेट से, गुजरात तो एक टाइम के ऊपर इनफैक्ट है ना आफ्टर मोहम्मद तुगलक इंडिपेंडेंट हो गया है सर। गेटिंग पॉइंट है ना? राजस्थान के राजपूत राजा, सेंट्रल इंडिया के राजपूत राजा इसके सामने विद्रोह करवा रहे हैं सर। ठीक है ना? सो इनके कंटेम्परेरी में राणा संगा भी थे और फिर महमूद बेगड़ा थे, जिसने बेसिकली गुजरात के अंदर ये चांपानेर के मॉन्यूमेंट्स बनाए। चांपानेर आपको पता होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर, है ना? फिर अहमदाबाद की भी स्थापना इसी पीरियड में हो रही है सर। ठीक है, तो यू फाइंड ये वो टाइम है जब काफी सारे सिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है सर। ठीक है, तो इसने तो पहले तो शर्कीज को हटा दिया सर। शर्कीज जिनके साथ बहादुर लोधी की सबसे बड़ी कंफ्लिक्ट हुई थी सर। ठीक है, अब शर्कीज को हटाया तो जौनपुर से लेके ऑलमोस्ट बिहार तक का रीजन और बंगाल की एंट्री तक का जो रीजन है वो इनके फेवर में आ जाता है सर। ठीक है, तो एक कंसोलिडेशन हुआ कि नहीं हुआ सर? अब यहाँ पे सबके सब अफगान होंगे कि नहीं होंगे? सिकंदर वाज एबल टू कंट्रोल दिस रीजन ऑफ द शर्कीज, दैट मींस द अफगान पेनिट्रेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, है ना? तो होता क्या है सर, है ना? होता ये है कि इस पीरियड के समय पे जो शर्कीज से लेके बाकी सारी डायनेस्टीज को ये टॉपल करवा रहे हैं सर। ठीक है, उसके कारण लोधीज और उसके खास खास नोबल्स यहाँ पे अपॉइंट होंगे सर। ठीक है, अब शर्कीज में 100% अफगान नहीं दिखेंगे आपको सर। ठीक है ना? तो यू नॉट फाइंड द ओरिजिन ऑफ द शर्कीज एज द अफगान ओरिजिन सर। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम ये है कि बाय द पीरियड ऑफ सिकंदर, सिकंदर के समय पे उसने अपना एक्सपेंशन करवाया सर। ठीक है, अब इस पीरियड के समय पे आपको जो एक्सपेंशन हो रहा है ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ से ही फिर लोधी सुल्तान एस्टैब्लिश हो जाएंगे और लोधीज ने अपनी पेनिट्रेशन और बढ़ाई। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब पानीपत की लड़ाई होगी, फर्स्ट पानीपत होगा या सेकंड पानीपत होगा, तो ईस्टर्न इंडिया के लोधी सुल्तान विल बी एक्चुअली रिबेलिंग अगेंस्ट द मुगल्स। आप देखोगे कि ईस्टर्न इंडिया में आपको ये सवाल आएगा कि यार ये लोधीज कहाँ से पहुंच गए सर, है ना? सो व्हेन यू सी द थीम ऑफ पानीपत ना, तो जब इब्राहिम को हरा दिया गया और सेकंड पानीपत में आप देखिएगा कि हेमू विक्रमादित्य जब फाइट कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ लोधीज, तो उस टाइम पे दिल्ली के लोधीज तो कमजोर हो गए थे ना सर। तो ईस्टर्न इंडिया के लोधी जनरल्स थे सर, वो सब पावरफुल हो रहे हैं, दे आर गेटिंग पावरफुल, है ना? तो इनकी फाउंडेशन होनी शुरू हुई थी बाय द पीरियड ऑफ सिकंदर। पेनिट्रेशन इनकी सिकंदर के समय से बढ़ जाती है, क्योंकि सिकंदर ने इन सबको कैप्चर किया था ये सब रीजन को सर। ठीक है, तो ओवरऑल आप सिकंदर का पीरियड देखिए तो उसकी कंटिन्यूअसली इनफैक्ट है ना पॉलिसीज रही है रीजनल स्टेट्स को क्रश करने की, और इसमें ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा है। पार्शियली सक्सेसफुल इसके लिए रहा है क्योंकि इसने जो रीजनल स्टेट्स जो थे उनको खास करके दिल्ली के आजू बाजू के थे उन सबको अपने फेवर में लेने की कोशिश की थी सर। गेटिंग पॉइंट है ना? तो दिस इज हाउ ही वाज एबल टू कंसोलिडेट पॉलिटिकली सर। ये पॉलिटिकल कंसोलिडेशन में अगर आप समझने की कोशिश करिए, ही वाज एबल टू शिफ्ट द कैपिटल टू आगरा। अब व्हाई ही शिफ्टेड द कैपिटल टू आगरा, सवाल ये भी आता है सर, है ना, कि भाई ये क्यों आगरा में शिफ्ट करवा दिए सर? तो एक बार मैंने कॉम्बैट अगर आपने अटेंड किया होगा तो मैंने असर्शन रीजनिंग में इसका क्वेश्चन डाला था सर। ठीक है, और फिर काफी बच्चों को ये हंगामा हो गया था, बोले ये आगरा का ऐसा तो कोई क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में आता है कि नहीं आता? तो समवन मैसेज भी बोले मास्टर गजब क्वेश्चन निकालते हो आप सर। ठीक है, मैंने बोला वो तो है सर, है ना, हम तो क्या है फैक्चुअल वाले टीचर है नहीं सर। ठीक है, तो यूपीएससी भले प्रीलिम्स में एक आध दो क्वेश्चन फैक्ट निकालता है, पर उसमें ज्यादातर क्वेश्चन अभी भी कंसेप्चुअल रहते हैं सर। ठीक है, तो वो 1504 के आसपास व्हेन ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट दिस फोर्सेस सर। ठीक है, वो आगरा में शिफ्ट करता है और उसमें एक कारण दिया गया था कि भाई वहाँ क्लाइमेट बहुत बढ़िया था आगरा का, बोले यमुना किनारे एकदम बढ़िया सा इनफैक्ट है ना, आज मौसम है बड़ा सुहाना है, मौसम है सर। ठीक है, यहाँ एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए आगरा लाइड इन द दोआब, और अभी मैंने बताया कि दोआब वाज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एरिया फॉर द दिल्ली सुल्तान। आप पकड़ के देखिए राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ द तुगलक्स, खिलजी ने तो कंट्रोल कर पाए थे, तुगलक के बाद से दोआब नोटोरियस रहा है। दिल्ली से बैठे बैठे दोआब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सुनिए मेरी बात सर। ठीक है ना? दिल्ली से बैठे दोआब में हमेशा रिबेलियंस रहा। जैसे दक्कन के अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा था, हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे ये था कि उसको ऐसा था कि मैं साउथ में कैप्चर कर दूं सब दक्कन को, एंड दक्कन में इसके लिए वो कैपिटल शिफ्ट कर रहा है सर, है ना? वही लॉजिक से आगरा हो रहा है सर। So the local zamindars of Etawah, Kannauj, and you will find the other areas of Gwalior and Dholpur and Biyana, ये सब आप देखोगे तो वेस्टर्न यूपी से लेके इस साइड में राजस्थान वाले रीजन में, क्योंकि अलवर भरतपुर धौलपुर इस साइड में आ जाएंगे ना, ईस्टर्न राजस्थान वाले में सर। ठीक है, तो उन सब रीजन्स में बहुत सारे लोकल फीफ जो वसाल्स कहते हैं, जो जमींदार कहते हैं सर, ठीक है ना, वो बहुत डोमिनेट कर रहे थे। तो इसको ये समझ में आ रहा था कि बाबू अगर मैं दिल्ली में बैठ रहा हूँ तो ये मेरे को रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, मेरे सामने बगावत करवा रहे हैं सर। गेटिंग पॉइंट है ना? तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस बाय 1504 ही डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, और वो फिर पूरा कोड बोर्ड को शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया सर। ठीक है, समझे आप लोग? सो यू विल फाइंड कि एक ऐसी सिचुएशन हुई जहां वो आगरा में शिफ्ट करता है, और आगरा में शिफ्ट करने के पीछे का कारण उसका क्लाइमेट नहीं था, पर पॉलिटिकल रीजंस आपको मिलेगा सर। समझे आप लोग? ठीक है, तो इसने कंटिन्यूअसली फाइट किया, उसने दोआब को कैप्चर किया, दूसरा सेंट्रल इंडिया में चंदेरी को कैप्चर करेगा। इनफैक्ट चंदेरी में उसके बाद आप देखिए कि अफगान की पेनिट्रेशन बढ़ जाएगी, और ये अफगान की पेनिट्रेशन बढ़ती है, इसके कारण ही आपको पता चलता है व्हाट विल हैपन सर, है ना? जब बाबर आएगा तो बाबर भी फिर यहाँ पे चंदेरी के ऊपर अटैक करेगा सर। ठीक है, सो यू विल फाइंड कि चंदेरी में बाबर की जो लड़ाई थी 1528 में, उसमें भी आपको पता चलता है कि जो अफगान ऑफिशियल्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होगा सर। ठीक है, आप इस थीम के हिसाब से देखिए कि किस तरह से अफगान पेनिट्रेशन बढ़ रहा है भारत में सर। ठीक है, अब अफगान जितने स्ट्रांग होंगे उतने राजपूतों को पसंद नहीं आएगा सर। गेटिंग पॉइंट और नॉट, अफगान जितने स्ट्रांग होंगे उतने राजपूतों को पसंद नहीं आएगा सर, है ना? तो राणा संगा वाज अ कंटेम्पररी, राणा संगा को ये चीज समझ में आ रही थी कि अफगान स्ट्रांग होने के कारण कल उठ के राजस्थान भी उनके हाथ से चला जाएगा सर। गेटिंग पॉइंट और नॉट, है ना? समझे कि नहीं समझे? सो दिस इज हाउ द राइवलरी स्टार्टेड, ये राइवलरी बढ़ती है सर। और फिर बाबर जब अपने आप को कंसोलिडेट करता है भारत में, तो यही राजपूत और अफगान शासक मित्र बन जाएंगे सर। तो चंदेरी की लड़ाई में एक्चुअली राणा संगा वाज ट्राइंग टू हेल्प द अफगान्स, है ना? तो आप मेदिनी राय के केस में देखोगे तो अलायंस हो जाता है सर। मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करें, पर मैं आपको आज थीम डेवलप करवा रहा हूँ सर। ठीक है, मैं आपको थीम बता रहा हूँ, आज आपको अफगान की थीम बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है बाबर के पहले के समय पे। ठीक है ना? ये थीम देख लीजिए, बाकी तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सिकंदर बहुत ही धर्म के मैटर में बहुत उस्ताद था, और उसको ये भी पता है कि भाई जो रेबेलियन है वो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम क्या है सर? ठीक है,
बहलूल ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो अफगान रेशियल पॉलिसी अपनाई थी। उसने एक्सक्लूसिविटी लाई थी अफगान्स को लेके सर, है ना? अब सिकंदर को ये डर था कि भाई ये अफगान्स मेरे को ही मेरे नोबल्स ही मेरे सामने विद्रोह ना करवा दें सर, ठीक है ना? सो उसने इनफैक्ट जो अफगान्स को प्रिविलेजेस मिल रहे थे और काइंड ऑफ जो अफगान नोबिलिटी इतनी पावरफुल हो रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए फिर से रिज़ोल्यूशन लेके आया सर, ठीक है? बोले कि मैं नहीं चलाऊँगा सर, ठीक है? पुराने राजा जो भी करवा रहे हैं वो सब चलेगा। इसके लिए उसको कहा गया है कि ही exempted द अफगान रेशियल पॉलिसी। उसने कहा कि आई विल नॉट बी गिविंग यू स्पेशल प्रिविलेजेस, यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस सर, समझे आप लोग? ठीक है? तो होता क्या है सर, है ना? उसने सेंट्रल इंडिया में चंदेरी वाले रीजन, चंदेरी पता है ना आपको सर? ठीक है, इट्स फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट्स सर। चंदेरी का टेक्सटाइल बहुत फेमस है सर, है ना? मैं पिछली क्लास में ये आर्ट एंड कल्चर में ये पढ़ा रहा था हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। तो एक कैंडिडेट आके मेरे को मैसेज करता है, बोले मास्टर आप ये कपड़ों की हैंडीक्राफ्ट बता रहे हो और ये साड़ी के एग्जांपल दे रहे थे, बोले ये तो कोई पढ़ाने की टॉपिक होती है? मैंने बोला नहीं होती। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। कल के भारत सरकार कोई योजना लेके आएगी इसको अपलोड करने के लिए, तो उसका बैकग्राउंड वहाँ पे डीएम के रूप में काम कर रहे होगे, आप वहाँ एसडीएम के रूप में होंगे, आप पॉलिसी लेवल का कोई कार्य कर रहे होगे, यू विल बी वर्किंग इन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एज एन आईएएस ऑफिसर, यू नेवर नो दैट ना। तो एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स। आपने कहीं पे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अच्छा कि अच्छा ये प्रकार का कोई हैंडीक्राफ्ट वहाँ पे देखो। यूपीएससी डज नॉट रिक्वायर स्पेशलाइजेशन, इट रिक्वायर्स योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। मैंने बताया ना कि फोरसाइट नहीं चाहिए आपको, या काइंड ऑफ आप देखो आईसाइट नहीं चाहिए पर आपको विजन चाहिए सर। आप जो देख रहे हो वो विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, आईसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो। बोले अच्छा यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है, नहीं। आप ये देख रहे हो कि अच्छा ये पंखा कहाँ पे बना होगा, अच्छा अच्छा ओके ओके, ये पंखा का मैन्युफैक्चरिंग फलानी जगह, इसकी खासियत ये है कि हैंडमेड है सर। So this is what UPSC requires. Okay, क्योंकि there is every possibility in the near future wherever you will be posted, you will be coming across this kind of GI tags or you will be coming across this kind of कोई वर्कर्स आ गए वो कहेंगे कि भाई सर हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो फलानी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमको ज्यादा मार्केट नहीं मिल रहा है, मुझे कोई प्रोएक्टिव पॉलिसी, तो आपको कोई मेमोरेंडम देने आएगा। अब जब मेमोरेंडम देने आएंगे तो क्या उसका बैकग्राउंड तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों अर्जी कर रहा है आपको सर, समझे? तो फिर आप कंसर्न डिपार्टमेंट की एक्सपर्ट हेल्प लोगे सर ना, तो जो भी डिपार्टमेंट का जो एक्सपर्ट होगा, बट बीइंग द जर्नलिस्ट एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक ऑफ दैट, समझे? तो कहानी ये होती है। खैर चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट बहलूल, सॉरी सिकंदर लोधी के रूप में सर, ठीक है? और सिकंदर के रूप में उसकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या होता है सर, ठीक है? अब सिकंदर एक चीज के ऊपर बहुत मानता था, वो था रिलीजियस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाना एट एनी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट इस तरह से हुई थी क्योंकि नोबिलिटी क्लास इनिशियली अगेंस्ट में था सर, ठीक है? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन यू विल फाइंड कि उसने फिरोज शाह तुगलक की जो पॉलिसीज है उसको कंटिन्यू रखा। पहली बात तो आपको ये दिखेगी सर, ठीक है? सो द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ फिरोज शाह तुगलक कंटिन्यूड एंड इनफैक्ट है ना हार्शली इंपोज किया, जजिया से लेके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना और बेसिकली मल्टीपल एरियाज को यहाँ पे तोड़-मोड़ देना, ये सब चीजें आपको यहाँ से दिखेगी सर, ठीक है ना? एक केस तो ये हुआ था कि देयर वाज अ ब्राह्मण समवेयर इन द दोआब रीजन सर, ठीक है? और ब्राह्मण को बोला गया था कि आप इस्लाम कबूल कर दीजिए सर, ठीक है? तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, तो उसने उसके सामने जला दिया सर, ठीक है? मतलब काइंड ऑफ वेरी बाइगटरी आपको यहाँ से दिखेगी। और काफी लोगों का मानना है कि रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ फिरोज शाह तुगलक एंड लेटर ऑन कंटिन्यूड बाय सिकंदर लोदी बिकेम द अल्टीमेट रीजन और वी कैन से द डेथ नेल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत सर, है ना? कि धार्मिक नीति जो थी, जैसे आप मुगल्स में देखते हो कि भाई मुगल्स के अंदर औरंगजेब की धार्मिक नीति थी, वो मुगलों के पतन के पीछे जिम्मेदार थी, हम पढ़ते हैं ना सर, ठीक है? तो वैसी कहानी आपको यहाँ से भी दिखेगी सर, गेटिंग अपॉइंट। तो पहली चीज तो आपको ये रिलीजियस पॉलिसी का कंटिन्यूएशन दिखेगा सर, ठीक है? दूसरा आपको यहाँ से ये दिखेगा वो है कि इसने एग्रीकल्चर के अंदर काफी सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की सर, ठीक है? अब इसका मेन टारगेट ये था कि एग्रीकल्चर के अंदर जो रेवेन्यू है उसके हाथ में आनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग अपॉइंट? तो उसने असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू करवाया। अब असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इसके पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, फिर आप पकड़ने की कोशिश करोगे, फिरोज ने करवाने की कोशिश की थी, पर वो असेसमेंट साइंटिफिक नहीं था, वो ग्रामीण इन्फॉर्मेशन जो मिली उसके ऊपर उसने करवा दिया सर, ठीक है? बट बाय द टाइम ऑफ सिकंदर, सिकंदर वांटेड टू हैव मोर एंड मोर मनी एंड पावर इनटू हिज ओन हैंड्स, है ना? तो उसने काफी सारे लोगों की लैंड कॉन्फिस्केट करवाई थी नोबिलिटी क्लास के अंदर से और फिर मेजरमेंट करवा के उसने वापस दिया अगर किसी को देना भी था। तो बेसिकली उसने लैंड मेजरमेंट की शुरुआत की, इसको गज़ सेकेंडरी कहते हैं। तो बेसिकली यू माइट बी अवेयर अबाउट कि इट वाज अ यूनिट ऑफ द लैंड मेजरमेंट, है ना? तो काठी होती थी, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता था, उसको एक गज़ के रूप में कंसीडर किया गया था और फिर वो उसके जो ऑफिशियल्स आते थे दे टू मेजर द लैंड, बोले कितने गज़ की जमीन है सर, ठीक है? तो आज भी हम लोग आप देखिए जब जमीन खरीदने जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर ये शब्द का मेंशन कर देते हैं, बोले व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैंड सर, है ना? तो कितने गज की जमीन है पता होगा ना आपको सर, ठीक है? तो बोले 50 गज का जमीन है, 100 गज का जमीन है ना, 40 गज का जमीन है सर, ठीक है? दिस कीप्स ऑन हैपनिंग सर, है ना? तो ये इसके समय पे आपको यहाँ दिखेगा। तो बेसिकली ये चाहता था कि इनफैक्ट है ना खालिसा की जो लैंड है, खालिसा मतलब जो राजा के पास सीधा रेवेन्यू आ रहा है, वो करने की कोशिश करे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना? समझे कि नहीं समझे? दूसरी पॉइंट ये मार्केट रिफॉर्म्स भी करता है अलाउद्दीन खिलजी के जैसे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस फिक्सेशन करने की कोशिश की थी, इसने ये भी किया सर, ठीक है? इसके इंटरनल रिफॉर्म्स के अंदर भी आपको पुअर और चैरिटी दिखेगी सर, क्योंकि ये धार्मिक पर्सपेक्टिव से चलता था, तो इसका मानना था बिकॉज़ ही वाज अ सुन्नी मुस्लिम, तो उसने वो शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से चैरिटी करने की भी कोशिश की, गरीबों के लिए काम करने की कोशिश की सर, ठीक है ना? गेटिंग पॉइंट। तो ये भी कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी। हमको ये भी पता चल रहा है कि इसकी कोर्ट में स्कॉलर्स भी हुआ करते थे सर, है ना? ये स्कॉलर्स के रूप में उसने डॉक्टर्स को और वैद्य को भी इनवाइट किया था कि आप दवाई दीजिए सर, ठीक है? तो इसको ना दो तरह से देखा जाता है सिकंदर लोदी को। एक ये है कि भाई सिकंदर लोदी एक रिलीजियस बाइगर था, दूसरा ये है कि भाई उसके समय के दौरान उसने काफी सारे रिफॉर्म्स भी इनिशिएट करवाए सर, ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर से लेके बाकी सारी चीजों में थोड़ा ठीक-ठाक डेवलपमेंट आपको सिकंदर लोदी के समय पे दिखेगा सर, ठीक है? प्रॉब्लम यही हो रहा था कि उसने नोबिलिटी को एलियनेट किया था और उसने भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को एलियनेट कर दिया था। मेजॉरिटी क्यों थे? हिंदूज, नॉन मुस्लिम्स के रूप में सर, ठीक है? एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि उसने आगरा को इंस्पायर्ड फाइंड किया और उसने लिटरेरी कंट्रीब्यूशन किया, बट उसकी रिलीजियस पॉलिसीज और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी उसके कारण काफी लोग उससे दूर हो गए थे, एलियनेट हो गए थे। एलियनेट होने का मतलब ये है कि उसे खफा हो गए थे और ये चाहते थे कि इनको हटाया जाए सर, ठीक है? तो पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसीज के रूप में आप देखिए कि सिकंदर जिस तरह से अपनी वो क्या कहते हैं कि डोमिनेशन एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहा था और सिकंदर के बाद जब इब्राहिम पावर के ऊपर आया तो बाय दैट टाइम नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर राज्य इनसे नाराज थे सर, उसमें राजपूत राजा भी नाराज थे, दोआब वाले रीजन में भी लोग नाराज थे सर, विद इन द कोर्ट भी लोग नाराज थे क्योंकि इसने ही नोबिलिटी को कंट्रोल किया था। अब इसने नोबिलिटी को जिस तरह से कंट्रोल किया था इससे भी बहुत खराब तरह से इब्राहिम कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई नोबिलिटी और मोनार्की में जब कंफ्लिक्ट होती है तो अगर सुल्तान पावरफुल होगा तो नोबल्स को कंप्लीट कर पाएगा या उसको कंट्रोल कर पाएगा, पर सुल्तान अगर नोबल्स का फीलिंग को समझ नहीं पाता है तो यही नोबल्स इकट्ठा होकर सुल्तान को उठला देंगे सर, ठीक है? एंड द सेम हैपेंड आफ्टर सम टाइम
व्हेन इब्राहिम टुक टू थ्रोन सर, समझे आप लोग, ठीक है ना? तो होता क्या है सर, है ना? वी नो दैट, आपको ये पता होगा कि भाई इब्राहिम लोदी वाज द वन जिसने नोबल्स के साथ रिलेशंस खराब करने शुरू कर दिए थे सर, गेटिंग माय पॉइंट? अब जो उसका एल्डेस्ट सन था, ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ सिकंदर लोदी सर, है ना? बीइंग द एल्डेस्ट सन, ही केम टू पावर एज़ अफगान नोबल्स ने यूनानिमसली डिसाइड किया कि भाई इब्राहिम को ही शासन के ऊपर बिठाना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? अब इब्राहिम पावर के ऊपर आ रहा है, इब्राहिम ने आके किसी को नहीं बख्शा सर, ठीक है? सो यू विल फाइंड कि उसमें काफ़ी सारे नोबल्स हुआ करते थे, उसमें एक जलाल करके नोबल हुआ करता था, इन्हीं की ही रॉयल फैमिली से बिलॉन्ग करता था सर, ठीक है ना? उसके सामने उसने एक्शन लिया सर, ठीक है? यू विल आल्सो फाइंड कि इसका गवर्नर आज़म हुमायूं जो ग्वालियर का गवर्नर हुआ करता था, उसके सामने बेसिकली ये इब्राहिम लोदी एक्शन ले रहा है सर, ठीक है? इसी की ही कॉन्फ्लिक्ट अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो हमको पता चलती है कि राणा संगा के साथ हो रही है। राणा संगा के साथ क्यों हो रही है? क्योंकि राणा संगा वाज़ अ राजपूत किंग एंड ही वांटेड टू एक्सपांड हिज डोमिनेशन इन द राजस्थान रीजन सर, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में अफ़गान्स पहुँच गए हैं, ईस्टर्न इंडिया में अफ़गान्स पहुँच गए हैं सर, तो इनको लग रहा था कि हमको तूफ़ानी और कर देते हैं सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इब्राहिम कंटीन्यूअसली वांटेड टू कंट्रोल हिज होल्ड ओवर द नोबल क्लास। अब नोबिलिटी क्लास ने उसको चूज़ किया था, ही वाज़ अ चूज़न वन सर। अब ये चूज़न वन का कांसेप्ट क्यों आता है, तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बताऊँगा। अंडर द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, द खलीफा शुड बी चूज़न। खलीफा मतलब द रूलर शुड बी द चूज़न। सो इस्लाम में ये लिखा गया है कि भी राजा चूज़न वन होना चाहिए। तो अपने आप को लेजिटिमाइज़ करवाने के लिए भी कभी-कभी राजा ये नोबिलिटी के थ्रू तो पावर के ऊपर अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करवाएँगे सर, ठीक है? अफ़गान्स के अंदर प्राइमोजेनिचर ऐसे तो सीधे-सीधे तौर के ऊपर प्रैक्टिकली तो दिखता नहीं है, ये तो प्राइमोजेनिचर का अभाव था। बट ये सबसे एल्डेस्ट था एंड ही हैड दिस काइंड ऑफ, है ना, कार्ड टू प्ले कि भाई देखिए मेरे पास अथॉरिटी है और मैं क्षमतापूर्वक ये सब चीज़ें करवा सकता हूँ सर, ठीक है? और नोबल्स को ऐसा ये भी था कि भाई ये हमारे कंट्रोल में रहेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? बट कहानी अलग हो जाती है सर, आप समझने की कोशिश करिए, इसके सामने इसी के ही नोबल्स विद्रोह करवा रहे हैं, इसके फैमिली वाले विद्रोह कर रहे हैं और ये सबको मरवा रहा है, समझे कि नहीं समझे? अब इसी चक्कर में दौलत खान लोधी का केस आ गया सर। अब दौलत खान लोधी इसके फैमिली के अंदर भी थे सर, है ना? और इनको गवर्नर भी बनवाया गया था सर, है ना, पंजाब के अंदर। और 2-3 दफा ऐसी व्याख्या हो गई जहाँ पे इसने दौलत खान लोधी को इंसल्ट किया सर, है ना? तो इसके बीच में नोबिलिटी और फिर से मैंने आपको बताया कि मोनार्की के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी सिचुएशन को पैदा करता है, जहाँ पे फॉरेन इन्वेजन को इनवाइट किया गया सर, ठीक है? तो बिकॉज़ ऑफ द थीम ऑफ नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की, सुनिए मेरी बात सर। बिकॉज़ ऑफ द थीम ऑफ नोबिलिटी वर्सेस मोनार्की सर, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ इब्राहिम लोदी वांटेड टू कंट्रोल द नोबल्स। द नोबल सेड कि राजा वी हैव इलेक्टेड यू, दैट डजंट मीन्स कि यू कैन डोमिनेट ओवर अस, है ना? वी हैव इलेक्टेड यू, तो दैट मीन्स कि यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। पर कहानी खत्म हो गई है सर। राजा परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा था। अपनी इंपीरियल हाई हैंडेडनेस को दर्शाने के चक्कर में ये ऐसे ही लोगों को, वो है ना, कि अपमान कर रहा है जिसने इसको बनाया था सर, ठीक है? अब ही कुड हैव टेकन करेक्टिव एक्शंस लाइक अलाउद्दीन खिलजी की उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर दे, बरीद को अपॉइंट कर दे, है ना? स्पाइस को अपॉइंट कर दे, उनकी सोशल गैदरिंग हो। नोबल्स को कंट्रोल करना है तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? उनको कंट्रोल करना है नोबल्स को, तो यू नीड टू हैव स्ट्रांग इंटेलिजेंस, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ पता होना चाहिए सर। तभी जाके फिर आप पावर के ऊपर ना दूसरे दिन बगावत हो जाएगी आपके नाम की सर, ठीक है ना? गेटिंग माय पॉइंट। तो इन सब के बेसिस के रूप में इब्राहिम लोदी वहाँ मार खा गया सर। वो जिस तरह से वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसके पास वो मैकेनिज़्म नहीं थी सर। और ये मैकेनिज़्म ना होने के कारण यू विल सी कि इब्राहिम लोधी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली। और फिर दौलत खान और संग्राम सिंह, मतलब राणा संगा ने उसके बाद फिर बाबर को इनवाइट किया सर, है ना? तो उनका टारगेट ये था कि भाई बाबर आएगा, लूट-फाट करके चला जाएगा, लोधी इसको टॉपल करेगा, दे विल बी एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज़ इंडिपेंडेंट किंग्स। बट फिर हालत बदल गई, जज़्बात बदल गए सर, है ना? तो राणा संगा या संग्राम सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे सर, है ना? उन्होंने भी बाबर को इनडायरेक्टली इनवाइट किया था। तो हम लोग पढ़ेंगे एंड इसमें तुझको बाबरी से लेके और भी सोर्सेस है सर, है ना? तो इब्राहिम को अभी नहीं करवा रहा हूँ मैं, मतलब उतना हम लोग उसका पॉलिटिकल सेंस नहीं देख रहे, क्योंकि पानीपत की जब कारण देखेंगे ना, व्हेन वी विल सी द रीजंस बिहाइंड द फर्स्ट पानीपत, तो उसमें फिर ये बाबर की कहानी को इब्राहिम लोदी के साथ हम लोग जोड़ के उसकी पॉलिसीज के साथ हाइलाइट करवा देंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द लोदीज केम टू एन एंड और फिर दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हुआ और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। मुगल्स पावर के ऊपर है, पर इनके साथ एक ही प्रॉब्लम था, अफगान प्रॉब्लम। तो आप देखोगे तो पहले 3 सुल्तानों में अकबर, हुमायूं एंड बाबर सर, इन तीनों में आप पकड़ने की कोशिश करोगे, सब जगह के ऊपर आपको मिलेगा अफगान, अफगान एंड अफगान। यहाँ पे अफगान रेबेलियन हुआ, वहाँ पे अफगान रेबेलियन हुआ, उधर अफगान रेबेलियन हुआ, समझे? यही अफगानों ने तो हुमायूं को पानी पिला-पिला के मारा सर। यू नो दिस ना सर? इट वाज़ अ सूरी हू एक्चुअली डिफीटेड हुमायूं सर, है ना? तो हुमायूं को पानी है ना, पानी-पानी हो गया सर, फिर गाना है ना उसके ऊपर से सर, ठीक है? तो पढ़ेंगे सर, है ना? तो आप थीम पकड़िए सर कि अफगान कितने डोमिनेट हो रहे हैं। अफगान इतने डोमिनेट हो रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ द मंगोल्स और द तुर्को-मंगोल रूल केम टू पावर। तुर्को-मंगोल क्यों? क्योंकि तुर्किश और मंगोल ओरिजिन दोनों के मिक्सचर हुआ करते थे ना बाबर के अंदर। तैमूर जो था वो चंगेज़ की क्या कहते हैं कि जमाई लगता था। ही वाज़ मोर ऑफ अ पर्सन जो उसके सन इन लॉ के साथ जुड़ा हुआ है सर, है ना? तो बेसिकली चंगेज़ खान की सेकंड या थर्ड जनरेशन की उसकी बेटी की बेटी की ऐसी कोई थी, उनके साथ उसने शादी किया था सर, ठीक है? मोटे-मोटे तौर के ऊपर ऐसी कुछ उसकी लीनिएज चलती है सर, ठीक है? समझे? इसके लिए मुगल्स भी है, वो तुर्को-मंगोल है कुछ, और ज़्यादातर वो मंगोल ओरिजिन के हैं सर, है ना? इसके लिए शब्द आपके इनके लिए 2 होंगे सर। चंगेज़ को एक्सक्लूसिवली मंगोल ओरिजिन कहा गया है, तैमूर को तुर्को-मंगोल कहा गया है, बाबर को तुर्को-मंगोल कहा गया है सर, ठीक है ना? तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ टर्किश एंड मंगोल ओरिजिन सर, गेटिंग माय पॉइंट। इसके लिए बाबर अपने आप की लिंकेज चंगेज़ के साथ भी करता है और तैमूर के साथ भी करता है। यू नो दिस ना, मदर की साइड एंड फादर की साइड सर, है ना? समझे आप लोग? तो इसके लिए तुर्को-मंगोल पॉइंट दिखेगा और तुर्को-मंगोल को सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है, वो अफ़गान से ही होगी क्या? क्योंकि अफ़गान्स उनको परेशान कर रहे थे भारत के अंदर सर, ठीक है? तो आप इसकी थीम को पकड़िए कि भई ये थीम में क्या हो रहा है? क्योंकि जब तक आप थीम नहीं पकड़ोगे ना, तो आप पॉलिटिकल हिस्ट्री की बॉल बाय बॉल कमेंट्री में जाओगे, है ना? हमको ये देखना है कि कंसोलिडेशन कौन से रीजन्स में हुआ। अब कंसोलिडेशन ईस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में हो गया है अफ़गान्स का। So in spite of Babur defeating Ibrahim Lodi, the region of Jaunpur and Bihar and Awadh and all these regions was dominated by the Afghan rulers. Central India in some extent was also dominated by the Afghan rulers. The West India was dominated by the Rajput rulers. So it became very difficult for the Mughals to penetrate into India. क्योंकि अफगान्स continuously kept on resisting them. अफगान्स ने कंटिन्यूसली उनको रेजिस्ट किया ना सर, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो आप इसको थीम के हिसाब से देखिए कि आपको ये सवाल, मेरे को ये सवाल आया था सर। मैंने बोला यार ये अफगान्स को हम लोग कभी एंशिएंट में पढ़ते नहीं है। हमने जब खिलजी को पढ़ा या हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, रज़िया को पढ़ा, उसमें कभी भी अफगान्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो अचानक से ये अफगान कितना डोमिनेट कैसे हो गए 15th सेंचुरी के बाद? या 16th सेंचुरी तक आते-आते इतने अफ़गान्स पावरफुल हो गए सर, है ना? ये आपको ये प्रश्न आपको खुद होना चाहिए कि ये कहाँ से हो गए? जब मैं बाबर को पढ़ रहा था, हुमायूं को पढ़ रहा था, अकबर को पढ़ रहा था, हर दूसरे लाइन में अफ़गान्स आते थे।
हर दूसरे लाइन में अफगान आते थे। मैं यार ये अफगान आए कहाँ? क्योंकि हम क्या है कि वो रट्टा मारते हैं ना सर, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन अरे भाई वो नहीं देखना है सर, वो प्रश्न ही नहीं आता है। वो आता है वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आता है सर, ठीक है? थीमेटिक कॉन्फ्लिक्ट है। फलाने दिन ये हुआ, फलाने दिन वो फोर्ट के ऊपर अटैक किया सर, है ना सर? ये आए थे यहाँ से, पॉइंट समझ में आया कि अफगान लीनियज कैसे चल रही है। तो 2020 में अफगान नोबिलिटी के ऊपर से प्रश्न आया था। 2020 की मेंस के अंदर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन अफगान नोबिलिटी, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, 10 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। 20 में आया था, 19 में आया था, मुझे याद नहीं है, बट कुछ आया था सही सर, ठीक है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सर। नहीं, सूरी के ऊपर आया था पता नहीं, अब चला गया सर, ठीक है? 20 में आया था या 18 में आया था, 19 में आया था, बट कहीं पे तो आया था सर, ठीक है? अब चला गया, कल दिखाऊंगा आपको सर, ठीक है? पर आपको थीम समझ में आ गई सर सल्तनत की? तो ये सल्तनत की थीम थी, दिस वाज ऑल अबाउट द थीम ऑफ सल्तनत सर, ठीक है? अब सल्तनत की थीम में जो प्रश्न आपको पूछा गया है, वो प्रश्न अब एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक ज़्यादा पूछा गया है सर, ठीक है ना? तो हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैंने आपको मोटे-मोटे तौर के ऊपर 1 घंटा सैयद और लोदीज़ में डिस्कशन करवाया है, ना कि स्लाइड में बॉल बाय बॉल कमेंट्री दी है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है उतनी, पर आपको आइडिया पता रहना चाहिए। सुनने के लिए भी होती है, सो दैट दिमाग में वो कांसेप्ट क्लियर होता है सर। इसके लिए तो यू आर पेइंग फीस फॉर दैट, है ना? बाकी किताब में तो दिया ही होता है। ठीक है ना? समझे? चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके? अरे जयसी सूरी के समय पे था, रुकिए तो सही सर। जयसी बिलॉन्ग टू द सूरीज़, है ना? समझे? तो अब पहला पॉइंट आपको समझ में आया। लुक एट द फर्स्ट पार्ट, द पॉलिटिकल हिस्ट्री इज कवर्ड, ओके? कंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रीजनल स्टेट्स कब बने? रीजनल स्टेट्स बाकी हैं, गुजरात, मालवा, बहमनी किंगडम, दक्कन सल्तनत, जौनपुर, ये सब कुछ बाकी है सर। चिंता मत करिए, उसकी एक ब्रीफ प्रोफाइल दे दूंगा, गिव यू अ ब्रीफ प्रोफाइल। इसको ब्रीफली इसका एक प्रोफाइल दे दूंगा कल परसों के क्लास में सर, कि भाई जब दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये छोटे राज्य कैसे आए। ये जो मैप हमने देखा है ना सर, ये जो मैप देखा ना अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ गया? कुठे गिलास? हाँ, ये वाला सर, ठीक है ना? तो ये हमने देखा है ना, ये मैप, ये 15वीं सेंचुरी का मैप है सर, है ना? तो इस समय के दौरान ये लोदीज वोदीज पावर के ऊपर आने शुरू हो गए थे, एंड इस समय की रीजनल स्टेट्स है, तो सबकी एक प्रोफाइल करवा दूंगा मैं आपको शांति से, कि बाबर आया उसके पहले क्या हालत थी सर। बाबर आया उसके पहले क्या हालत थी, समझ में आया कि नहीं आया? ये बाबर के पहले का भारत है ना, ऊपर लोदीज थे। अब मुगल्स को फिर लड़ाई करनी पड़ी, गुजरात को जीतना पड़ा, मालवा को जीतना पड़ा, मेवाड़ को जीतना पड़ा, जीत पाए। बंगाल को जीतना पड़ा, तो विजयनगर के साथ, विजयनगर तो फिर टूट जाता है, बहमनी की जगह दक्कन ही आएंगे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना? तो यूनिट टू सी की भी क्या क्या कहानी रहती है, मतलब ये वाले राज्य के साथ, गेटिंग पॉइंट। अभी कश्मीर बाकी है, कश्मीर चिंता मत करें, मुझे पता है वो रातरंगिनी वाला, इसकी लिनियरिटी लेनी है, तो अभी शाह की डायनेस्टी पे जब लाऊंगा तो फिर आपको कश्मीर के ऊपर अलग से 1 डेढ़ घंटा ले लेंगे सर, ठीक है? तो आज मुझे लग तो रहा है कि 2 दिसंबर तक अपन, 2 या 3 दिसंबर अपना है, चला 10-15 तारीख तक चलेगा सर, ठीक है ना? और 4-5 सेशन ऐड करवाने पड़ेंगे, देखते हैं अभी कितना चलता है सर, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाते हैं, एंड होपफुली मैं आशा करता हूँ कि आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की समझ में आ गई सर, समझे आप लोग, ठीक है? अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चलता है सर, ठीक है? सबसे मेन पार्ट समझो, ओके? पेपर 2 के लिए आइडिया दे दिया, अगर पेपर 2 करवाऊंगा ना सर, है ना? आप इतने जल्दी क्यों बौखला जाते हो सब लोग? मैं कहाँ छोड़ के जाने वाला हूँ आपको सर, ठीक है? हम्म, पेपर 2 भी आएगा सर, है ना? यू हैव पेड फीस फॉर दैट, है ना? इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई एम अकाउंटेबल टू यू, है ना? 2021 में हो सर, है ना? तो शांति से आपको एक आध दिन समझा देते हैं सर, ठीक है ना? पेपर 2 में क्या कर सकते हैं, ओके? अच्छा, 21 वाले जितने हैं ना, उनके लिए व्हाट आई कैन डू, इसकी एक स्पेशल क्लास ले लूंगा, क्योंकि हमारा कोर्स तो चलता रहेगा ना, और कोर्स विल कंटिन्यू, वो तो 2-3 महीने चलेगा सर, ठीक है? तो उसके लिए स्पेशल क्लास लेके थोड़ा टारगेट बता दूंगा कि क्या है सर। 21 वाले है तो समझ में आया, तो टेंशन होता है सर, तो मार मार के मेंस लखवा मरी हो सर, है ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ, इतनी मेहनत के बाद मेंस लिखने के लिए, तो ठीक है, नहीं बराबर है, तो अब मुझे समझ में आ गया सर, है ना? ओके, वी कैन वर्क आउट, ओके? चलिए, अब देखिए, अब एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाते हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है? और मैक्रो में प्रश्न आपको क्या आएंगे सर? तो यही 5 डायनेस्टी के ऊपर के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से प्रश्न आएंगे, स्टेट के ऊपर से प्रश्न आएगा, सुल्तान के ऊपर से प्रश्न आएगा, थियरी ऑफ किंगशिप के ऊपर से प्रश्न आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आएगा सर, है ना? और एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, जुडिशरी, आर्मी, स्लेवरी सिस्टम, इक्तदारी सिस्टम, सुल्तान का रोल और खलीफा, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो वहाँ से ये 4-5 प्रकार के प्रश्न आपके बनते रहेंगे सर, ठीक है? अब आप ओवरऑल देखोगे तो दिल्ली सल्तनत में एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर, ठीक है ना? तो देखिए, आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू सर, ना? समझ में समझे? हाँ, मेरे टेबल का स्क्रू हिल गया सर, है ना? मैं बोला कुछ गिरा है यहाँ पे अटैक करके, अब थोड़ा हल्के हाथों से लिखना पड़ेगा, वरना ये सब नीचे चला जाएगा सर, ठीक है? चलिए, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके, है ना? ब्लंडर हो ही गया, और खाली खोटा जंप वंप मारेंगे पूरा सब सिस्टम डाउन हो जाएगा, क्लास पास उठ जाएगा सर। ये एक्चुअली डेस्क है ना, ये वो सिटिंग एंड स्टैंडिंग डेस्क है, थोड़ा ऊपर नीचे होने वाला, तो उसको सेल्फ असेंबल किया था मैंने, सेल्फ असेंबल समझ में आता है, आई हैव दिस हैबिट ऑफ डूइंग वर्क ऑन माय ओन सर, तो मिस्त्री को नहीं बुलवाता हूँ, छोटा मोटा काम होता है वो मैं खुद ही, वो पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर में था ना, तो मजा आती थी सर। अभी भी मेरे को से फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर हो गया, उसकी सर्विसिंग छोटी मोटी करनी है तो मैं खुद ही निकाल देता हूँ, चलो पाना पकड़ लो, बैठ जाओ ना, एक आध संडे निकालो सर। मजा क्यों आती है? क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा अलग चलता है और आप नॉर्मल फंक्शन से बाहर चले जाते हैं सर, ठीक है? तो ठीक है, वो भी एक माहौल होता है। तो आज उसका वो स्क्रू पता नहीं थोड़ा लूज हो गया था। एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, नॉर्मल स्क्रू नहीं देते हैं, ये आजकल नए टेबल का है, तो एलन की वाले देते हैं। एलन की, आपको एलन की पता होगी सर, ठीक है? उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो पुरानी नॉर्मल आपकी जो ग्रूव्स होती है ना, वो ग्रूव्स आपकी इससे नहीं चलेंगे, क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर से नहीं फिट होंगे, उसके एलन की से ही फिट होते हैं, उसके ग्रूव्स उसने वैसे डिजाइन किए होते हैं सर, है ना? हैग्स और अलग अलग शेप के अंदर लाएंगे सर, ठीक है ना? तो इसी के चक्कर में फिर वो बराबर टाइट नहीं हुआ होगा और फिर गिरा भी सर, हम लोग कटैक से आवाज आया, बोले क्या आया? चलिए, लेट मी कम बैक, ओके? अब देखिए, दिल्ली सल्तनत में 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक तो इंडो पर्शियन कल्चर अलग से प्रश्न आएगा, लिटरेचर के ऊपर से और आर्किटेक्चर के ऊपर से सर, और इसके अंदर से भक्ति सूफी मूवमेंट सर, है ना? तो भक्ति सूफी तो अलग से 2-3 घंटे का टॉपिक रहेगा सर, ठीक है? एक प्रश्न आएगा एग्रीकल्चर और रेवेन्यू से, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, ये ऑलरेडी कवर्ड है ना? वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, ओके? एग्रीकल्चर रेवेन्यू की क्या कहानी है सर, समझे? एंड अलग अलग राज्यों में क्या हुआ है सर, ठीक है?
इसमें तीसरा आएगा थर्ड अर्बनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई क्या ये थर्ड अर्बनाइजेशन था कि नहीं था, द नेचर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द दिल्ली सल्तनत। ये एक्चुअली इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है और इकोनॉमी में आपको पूछा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली सल्तनत में रूरल एरियाज में नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ, ऐसे क्वेश्चन आए हुए सर, ठीक है। या पूछा गया ट्रेड एंड कॉमर्स का कैसे डेवलपमेंट रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर क्या डेवलपमेंट रहा है। पिछली बार तो प्रश्न पूछ दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड के कारण डेवलपमेंट कैसे होता है सर, ठीक है ना, बहुत भारी प्रश्न था सर। आप देखोगे तो मतलब खुश हो जाओगे, बोले अरे अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये 2020 में आया था सर कि हाउ डिड द इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट अर्बनाइजेशन इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 13 एंड 14 सेंचुरी। यू थिंक अबाउट दिस, 13 14 सेंचुरी मतलब खिलजी का टाइम सर, बलबन से शुरू हुआ। 13 सेंचुरी मतलब अल्तुतमिश, रजिया, एंड देन 14 सेंचुरी का मतलब क्या होगा सर, खिलजी से लेके तुगलक तक, है ना। तो अप टिल द तुगलक डायनेस्टी आपको हाईलाइट करना है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड के कारण अर्बनाइजेशन कैसे हुआ। तो थर्ड अर्बनाइजेशन की कहानी लिखनी है पर व्यापार के सेंटर लिखनी है, तो टाउन टाउन के बारे में लिखना पड़ेगा ना सर, ठीक है ना। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, है ना। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था सर, आते ही यहाँ से क्वेश्चन सर, ठीक है। माइक्रो लेवल के ऊपर वी हैव कवर्ड अप मल्टीपल सुल्तान, आखिर में आप सिकंदर तक लिख सकते हो कि सिकंदर खिलजी ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स क्या किया, और आपको चित्रण कर दिया। डिलिनेशन करने का मतलब क्या होता है कि उसकी पिक्चर को उजागर करिए कि क्या था, किसने क्या किया, कैसे किया, क्या क्या रिफॉर्म्स किया और उसकी असर क्या रहती है सर, ठीक है ना, समझे। यहाँ बोला गया है सम न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क्स। भारत में टर्किश के आगमन के कारण बेसिकली नए नए उत्पादन होने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है ना, हस्तकलाओं के अंदर। उसमें टेक्सटाइल से लेके बाकी सारी चीजें क्या बनती है उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। समझे नहीं समझे। इसमें फिर मुगल्स भी, टर्को मुगल्स से ना, इसलिए फिर मुगल सेंट्रिक भी लिख सकते हो सर। यहाँ पे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अंडर दिल्ली सुल्तान साहब, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ठीक है। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी अंडर दिल्ली सुल्तान साहब कि भाई टेक्सटाइल का डेवलपमेंट 10 मार्कर में पूछा, इसमें 20 में नहीं पूछा। उनको पता है कि फेंकने के लिए भी होना चाहिए ना सर, ठीक है ना चीजें। खाली और खाली टेक्सटाइल के बारे में सर, यू सी कितना डेप्थ में पूछ रहा है सर, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है सर क्वेश्चन में। इसका आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको अब इकोनॉमी में बहुत जाना पड़ेगा। पहले ये होता था, मेरी पुरानी नोट्स मैंने देख रहा था, मैं 2014 के पहले की नोट्स है मेरे, क्योंकि मैंने जब पिछली बार ऑप्शनल कराया था 4-5 साल पहले कराया था, मैं आपको बताया कि मैं 15 के बाद ऑप्शनल की बैच नहीं कराई थी सर मैंने। एंड उसमें स्पेसिफिक पॉलिटिकल पॉइंट से क्वेश्चन आ रहा है। अब 14 फिर मैंने वो नोट्स इसके लिए तो डिस्कार्ड कर दी, मैंने बोला वो मजा नहीं आएगी, अपग्रेड करनी है मुझे, तो फिर मैं इसके लिए साथों साथ आपको अपग्रेड भी करवा के दे रहा हूँ। तो अभी डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, तो मैं अपनी पुरानी नोट को देख रहा था, मैं कितने टॉपिक मेरे कवर हो रहे हैं नए क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। देखा मैंने बोला बंटा धार हो गया, भारी ब्लंडर हो गया सर, ठीक है ना। तो फिर अब तो इसके लिए फिर चेंज करना पड़ा है। तो टीचर जितना आपके लिए कॉम्पिटिटिव उतना हमारे लिए भी कॉम्पिटिटिव है। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द टीचर एज वेल। टीचर भी बाहर चला जाता है, बोले तुम भी निकलो, है ना, यूपीएससी के तो यू आर आल्सो फिल्टर आउट सर, है ना, समझे। तो टेक्सटाइल के ऊपर आया ये प्रश्न, देखिए नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अर्बन इकोनॉमी इन 13 एंड 14 सेंचुरी, दिख रहा है आपको, नॉन एग्रीकल्चर ना एंड अर्बन इकोनॉमी, दो पूछिए, शहरी अर्थव्यवस्था और गैर कृषि उत्पादन सर, डिलीनेट करिए सर, है ना, समझे। तो देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, थीमेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 मार्कर में पूछा है। कंडीशन ऑफ पीजेंट्री ड्यूरिंग 13th एंड 17th centuries, मतलब राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ द खिलजीज यू आर सपोज्ड टू हाईलाइट अप टिल द पीरियड ऑफ अकबर एंड यू कैन से दैट इवन 17th सेंचुरी मतलब शाहजहां तक आ जाएगा, समझे। और क्या हालत थी आपको भी पता है ना, पीटर मुंडी लिखता है कि जीवन में कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। कंडीशन ऑफ पीजेंट्री है ना सर। हाँ, खिलजी ने क्या किया, तुगलक ने क्या किया, फिरोज ने क्या किया, मोहम्मद ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करो, सिकंदर ने क्या किया। कंडीशन ऑफ पीजेंट्री है ना, 13 से लेकर 17वीं शताब्दी तक। अभी तो हमने कितना देखा है, 16 सेंचुरी की शुरुआत तक देखिए, ज्यादा भी देखिए बाबू, हमने बाबर तक देखा है ना, 1500 के बाद वाले पीरियड में देखा है सर। तो यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये विजन डेवलप नहीं होगा तो नो टीचर विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। देखिए वी आर हियर टू गिव यू डायरेक्शन एंड शो यू द आइडिया कि क्या लिखा जा सकता है सर। माइक्रो करोगे तो मैक्रो ऑटोमेटिकली चैनलाइज होगा, क्योंकि सबको एक्सट्रैक्ट करना है सर। आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप पहले दिन मैक्रो करते हो, तो आप एक्सट्रैक्ट कभी नहीं कर पाते हो। अब आपने आधे सुल्तानों को देखा है 200-300 साल के, तो आपको उसमें से खाली पीजेंट की कंडीशन में कहाँ-कहाँ असर हो रही है, कंडीशन ऑफ पीजेंट पूछा है ना सर। तो आप लिखोगे कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज की असर कहाँ-कहाँ पीजेंट के ऊपर हुई। पीजेंट खुश था कभी अलाउद्दीन खिलजी के समय में, पीजेंट खुश रहा है मार्केट रिफॉर्म्स में। हाँ, पीजेंट कब खुश हुआ, हाँ पीजेंट कब खुश होता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आप तोड़ ताड़ के पढ़ो सर, है ना, जब तक आप तोड़ ताड़ के नहीं पढ़ोगे नहीं लिख पाओगे। कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम 1200 टू 1500, अब ये देखिए सर ठीक है। इंडस्ट्रीज, कारखाना सिस्टम, पूरा दिल्ली सल्तनत आ गया, 20 मार्क। व्हाट विल यू डू। एजुकेशनल डेवलपमेंट पहली बार पूछा है, अभी तक नहीं पूछा था, ये पहली बार पूछा। अभी तक इंडस्ट्रीज में, अब एजुकेशन में चला गया, कल्चर में, ठीक है, स्कूल्स, पाठशाला, मदरसास, ठीक है, 15 मार्क। क्वेश्चन छूट जाएगा ना, फिर लिखोगे क्या, क्या लिखोगे। ये जेएल मेहता की पार्ट 3 पढ़ी, उसमें दिया हुआ है। जेएल मेहता की पार्ट 3 पढ़ोगे ना, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू वाली, उसमें थोड़ा बहुत दिया हुआ है, उसमें दिया है, वहां से ही आया है ये क्वेश्चन। इसके लिए तो मेहता साहब की किताब मैंने बताई थी। इवन सतीश चंद्रा भी पढ़ रहे हो तो भी आप देखोगे तो उसमें पार्ट 6 तो जेएल मेहता की पढ़नी है, क्योंकि वो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है ना। कंडीशन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल सोर्सेज फ्रॉम 1200 टू, ये लेबर के ऊपर प्रश्न पूछा। तो अभी तक तो हमने ज्यादातर क्वेश्चन माइक्रो पे देखे थे बाबू, अब मैक्रो पे देखना, इकोनॉमी के ऊपर। पॉइंट समझ में आया। इकोनॉमी तो अभी हम लोग आज कल के क्लास से शुरू करेंगे और कल से लेके मोस्ट प्रोबब्ली मंडे तक इकोनॉमी करेंगे सर। अभी कंडीशन ऑफ वुमेन के ऊपर पूछेगा यहाँ से, अगर प्रश्न निकालना है सर। अब ये तो था इकोनॉमी के ऊपर जो प्रश्न दिल्ली सल्तनत के ऊपर आया। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा, वो आएगा सुल्तान के ऊपर से क्वेश्चन, किंगशिप की थियरी के ऊपर से क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आएगा खलीफा का रोल के ऊपर से क्वेश्चन, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, जुडिशरी के ऊपर से क्वेश्चन आएगा सर। और फिर इसी के अंदर से आपको इक्ता सिस्टम के ऊपर से क्वेश्चन आएगा और स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन के ऊपर से क्वेश्चन आएगा, समझे। तो ये आपके मोटे मोटे तौर के ऊपर टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, समझे। अब इनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने आपको करवा दिए हैं, जैसे किंगशिप की थियरी क्या है, अलग अलग राजाओं की हमने ऑलरेडी देखी हुई है। जुडिशरी बाकी है, सुल्तान का थोड़ा बहुत कैरेक्टर बाकी है, इक्ता सिस्टम भी ऑलरेडी कवर्ड है ना। आप तोड़ ताड़ के पढ़ लीजिए सर, है ना। यू स्टार्ट फ्रॉम अल्तुतमिश और यू स्टार्ट फ्रॉम घोरी इटसेल्फ, है ना, घोरी के समय या अरब से शुरू कर दीजिए सर, ठीक है। तो करवाने की आवश्यकता होगी मैक्रो लेवल के ऊपर इतना, ये आप खुद पढ़ पाओगे स्लाइड्स में से एक्सट्रैक्ट कर करके। देखो दो प्रकार के टीचर्स होते हैं, एक वो होता है कि जो थाली में आपको पिरोस के दे दे सर, थाली में पिरोस के दे दे तो आप आदी बन जाओगे। आदी बनने का मतलब है कि यू विल बी हैबिचुअल, मुझे यही चाहिए सर। यूपीएससी वो नहीं पूछता है, मैं आपको इसके लिए बताता हूँ। मैं वो टीचर नहीं हूँ कि जो आपको एब्सोल्युटली थाली में पिरोस के दूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था सर, ऑप्शनल रिक्वायर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑप्शनल रिक्वायर्स द एनालिटिकल एबिलिटी एंड डेप्थ एज वेल सर। और डेप्थ और एनालिसिस करवाने की जो
पॉइंट है वो मैं आपको एक डायरेक्शन दूंगा सर। तो ऐसा नहीं होगा कि हमने टॉपिक को टच नहीं किया होगा सर, समझे आप लोग, ठीक है। टॉपिक को टच नहीं किया होगा ऐसा नहीं होगा, पर टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करने का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन वो आपकी फिर जिम्मेदारी, और वो ऑप्शनल में, हिस्ट्री में नहीं, सब ऑप्शनल के अंदर आपको मिलेगा। सो यू टेक पीएसआईआर और यू टेक एनी अदर सब्जेक्ट, ओके, वो फिर आपको खुद से थोड़ी एफर्ट्स डालनी पड़ेगी सर, है ना, समझे। इफ यू वांट टू स्कोर 300 320 350 तक आपको जाना है, 320 तो हम मिनिमम टारगेट कर रहे हैं, 5 बच्चे तो ऐसे होंगे जो 320 लेके आएंगे सर, समझे आप लोग, ठीक है। और ये इसी अप्रोच से होगा, ऐसे नहीं होगा फिर, क्योंकि मैं आपको थाली में पिरोस के एक कंसेप्ट दे सकता हूँ कि भाई चलो ये क्वेश्चन आया, इसमें ऐसे लिखेंगे, बट बाहर का आ गया तो फिर क्या करोगे, समझे। और ये क्वेश्चन आए भी है ना ऐसे, समझे, कि डिस्कस द थियरी ऑफ किंगशिप ऑफ द सल्तनत, डिस्कस द डेविएशन सीन इन द रीन्स ऑफ डिफरेंट सुल्तान, आया कि नहीं आया, कि सल्तनत कालीन राजत्व के सिद्धांत का परीक्षण करते हुए विभिन्न सुल्तानों के काल में इसमें परिवर्तनों की विवेचना कीजिए सर। तो यू स्टार्ट फ्रॉम अल्तुतमिश, यू स्टार्ट फ्रॉम रजिया, रजिया का भी थियरी ऑफ किंगशिप था ना सर, यू गो टू बलबन, यू गो टू अलाउद्दीन, यू गो टू मोहम्मद, एंड यू गो टू फिरोज शाह तुगलक, एंड फाइनली यू कंक्लूड विद द लोदीज, कि हाउ बालू लोदी ने अपने थियरी ऑफ किंगशिप में अपने आपको पीर कह दिया। एक राजा कह रहा है कि मैं जिल्ले इलाही हूं, दूसरा कह रहा है कि मैं सिकंदर शानी हूं, तीसरा कह रहा है मैं प्रॉफिट हूं, चौथा कह रहा है मैं पीर हो गया, मैं संत हो गया। बालू लोदी ने थियरी ऑफ किंगशिप में क्या कहा अपने आपको, पीर कहा ना सर। सो हाउ इज लेजिटिमाइजिंग हिज पावर सर, गेटिंग थीम समझ में आई आपको, ये पढ़ा हुआ है हमने, इवैल्यूएट करना है उसकी असर क्या हुई, क्या इसे लेजिटिमाइज कर पाए, उसने थियरी ऑफ किंगशिप दी, क्या उसकी असर में ये पावर को कंसोलिडेट कर पाए, हाँ कुछ राजा कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। मोहम्मद के समय पे देख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे देख लीजिए, या फिरोज के समय पे देख लीजिए सर, है ना, कि उसकी इंपैक्ट क्या हुई लेजिटिमाइजेशन की। गेटिंग पॉइंट। 20 मार्कर का क्वेश्चन था, ये रहा 20 है ना, हाँ इधर ये 20 है सर, हाँ ये रहा, ठीक है ना, उंगली कर रहा हूँ मैं इसको, आराम से लिख सकते हो अगर आपने ये आगे के 7-8 क्लासेस अटेंड किए हो तो, 7-8 क्लासेस करने पड़ेंगे थीमेटिक वे के अंदर, क्यों क्वेश्चन थीमेटिक आया है, अंडर द रीन ऑफ डिफरेंट सुल्तान, ऐसा नहीं कहा कि एसएसडी थियरी ऑफ किंगशिप ऑफ बलबन ओनली, बलबन के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आया था, हमने देखा था कि थियरी ऑफ किंगशिप ऑफ बलबन वो स्पेसिफिक क्वेश्चन था, पर वो 2012 के पहले आया था, अब आ रहा है ये मैक्रो लेवल के ऊपर, बोले खेलो खेलो, कंपैरेटिव एनालिसिस करो। इसके लिए मैं जब भी पढ़ाता था अभी आपको, तो आपको कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा है ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम। अब लैंड रेवेन्यू पढ़ाया हुआ है, जुडिशियल नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर के बाद। क्या पूछा है कि टू व्हाट एक्सटेंट द कैलिफेट वाज द सोर्स एंड सैंक्शन ऑफ लीगल अथॉरिटी ऑफ द सुल्तान, खिलाफत किस सीमा तक दिल्ली के सुल्तानों को विविध प्राधिकार और स्रोत की संस्वीकृति थी सर, उसको किस तरह से स्वीकृत कर रहा था सर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, तो अब चलते हैं दिल्ली के अंदर और शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें थियरी ऑफ किंगशिप मैंने पढ़ा दिया है, तो आप में से जो भी बच्चे गोलू बच्चे हैं जो नए नए आए हैं, उनको आगे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। अब पहले देखते हैं कि ये कैलिफेट सिस्टम को समझने से पहले आपको देखना पड़ेगा नेचर ऑफ स्टेट के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि 2021 की मेंस में ये प्रश्न आएगा, द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द स्टेट ऑफ दिल्ली सल्तनत, समझे आप लोग, ठीक है। सो लेट्स गो टू दिस पॉइंट, let's understand कि what was the nature of the state of Delhi Sultanate across this period of खिलजीज and the Ghuris and the slaves and the final सैयद and the लोदीज as well सर, है ना, सबके अंदर से। तो उसमें 3 हाइपोथेसिस आए। ज्यादातर हिस्टोरियंस दिल्ली सल्तनत को कहते हैं कि ये थियोक्रेटिक स्टेट था, थियोक्रेटिक समझ में आता है धर्मतांत्रिक, तो धर्म आधारित चलता है, और धर्म का मतलब है यहाँ पे इस्लाम आधारित चल रहा था सर, इट वाज गोइंग विद रिस्पेक्ट टू द इस्लामिक आइडियोलॉजी सर, है ना, इसी इस्लामिक आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर से देयर वाज अ क्लास ऑफ हिस्टोरियन जिनका मानना था कि नो डाउट इस्लाम वाज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो स्टेट को चलाता था, बट इसमें आपका मिलिट्री एस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। और खिलजी का एग्जांपल देते हुए काफी ने कहा कि वो मिलिट्री स्टेट और पुलिस स्टेट व्हिच कंटिन्यूड इवन इन द पीरियड ऑफ द लोदीज एज वेल, सिकंदर के समय पे भी यही था कि वो टाइट करके रखा है सब कुछ। काफी लोगों ने कहा कि ये स्टेट बेट कुछ नहीं है, ये तो पावर की पूरी स्ट्रगल थी, ऊपर से एक सिस्टम को इंपोज करवाया गया था जस्ट टू कंट्रोल एंड कमांड द मासेस, है ना, तो इट वाज अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, और ये वेरी करता था एज पर द कंडीशन सर, गेटिंग पॉइंट, समझे। तो इसमें 3-4 कहानियां चलती है स्टेटहुड को लेकर सर, है ना। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत को अलग अलग किताबों में अलग अलग ऑथर्स के द्वारा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया गया है। फर्स्ट थिंग इज क्लियर सर, गेटिंग पॉइंट, पहली चीज आपको समझ में हुई कि नहीं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर से आती है सर, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू यू सर कि नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत के ऊपर सर। अब दूसरा ये है कि भाई दिल्ली सल्तनत को हम क्यों कहते हैं कि ये थियोक्रेटिक स्टेट था, दिल्ली सल्तनत को हम ये क्यों कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट था, दिल्ली सल्तनत को एक पॉलिटिकल एंगल के रूप में देखने के पीछे का इंटेंशन क्या है, ऐसे क्या सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जो दिल्ली सल्तनत को बेसिकली इस तरह से गवर्न करने की बात कर रहे थे सर, ठीक है ना। तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे सर, है ना। दिल्ली सल्तनत को थियोक्रेटिक बोलने का इंटेंशन यही था कि उस समय के दौरान इनफैक्ट ज्यादातर सुल्तान जो थे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिस्टम को चलवाते थे, ठीक है। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब सिस्टम चलवाते थे तो उनका मानना था कि इस्लामिक सोसाइटी को चलवाने के लिए द किंग शुड बी मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द किंग हैज टू अपहेल्ड द इस्लामिक लॉ व्हिच इज नोन एज शरिया। शरिया अगर आपको पता होगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कुरान एंड हदीस, कुरान और हदीस का मिक्सचर है। कुरान वाज द रिवलेशन एंड ऑफ गॉड टू प्रॉफिट मोहम्मद, हदीस में बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स है, उनकी सेइंग्स है, उनकी डिस्कशंस है सर, है ना, समझे नहीं समझे। और इसके बेसिस के ऊपर शासन चलाएगा तो पूरी की पूरी एक नए राज्य की शुरुआत होगी सर, है ना। तो इसके लिए उसको थियोक्रेटिक कहा गया, उसके बेसिस के ऊपर से यही चीज आपको मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। अब सवाल ये था कि दिल्ली के स्टेट को थियोक्रेटिक कहा गया, उसके पीछे का कारण क्या था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, या सबसे पहले दिल्ली के स्टेट को थियोक्रेटिक कहेंगे, उसके पहले भी एक प्रश्न आता है कि स्टेट किसे कहते हैं। जैसे इस बार की प्रीलिम्स के अंदर भी आपको पूछा गया था कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म स्टेट, है ना, आपको पता होगा सर, ठीक है। और स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो इसके पॉलिटी की डेफिनेशन आपको पता होगी सर, है ना, यू माइट बी अवेयर अबाउट द पॉलिटी डेफिनेशन कि भाई इसकी पॉलिटिकल डेफिनेशन में यही है कि एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए, नागरिक होने चाहिए, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए सर। तो ये जो सॉवरेनिटी का एस्पेक्ट है पास होगी तो रिपब्लिकन स्टेट कहा गया, अगर ये सॉवरेनिटी राजा के पास है तो मोनार्कियल स्टेट कहा गया सर, ठीक है ना। दिल्ली के अंदर भी आपको ये स्टेट दिखेगा वेयर यू विल फाइंड कि सुल्तान स्टेट के रूप में दिख जाता था,
जहाँ सुल्तान की विजिबल अपीयरेंस होती थी, जैसे बलबन ने अपने स्टेटहुड को लेजिटिमाइज करने के लिए वो माला वाला पहन के आता था और वो रॉयल पॉम्प एंड शो में ऐसा चलता था और हंसता भी नहीं था, बोले बोला अकड़ में चलेंगे अपन सर पहले से सर, यू नो दिस ना सर। हाँ, ऑफिशियल्स देखोगे ना, ऑफिशियल्स में आपको बलबन की छाप बहुत दिखेगी सर। अब मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक्चुअली सीधा ब्यूरोक्रेसी में चला गया टॉप महासचिवालय में, तो वहाँ एक से एक बलबन से लेके तुगलक से लेके मतलब है ना अशोक से लेके समुद्रगुप्त सबके प्रकार के आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे सर, ठीक है, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता था। तो फिर अंदर अंदर बातें भी होती थी, फिर नीचे सबॉर्डिनेट्स में बोले ये साहब कभी हंसते नहीं है, वो ऐसा ही होता है। मैंने बोला ठीक है, मेरे को तो पुराने इतिहास के कैरेक्टर्स याद है। अब मैं मन में मलका रहा हूँ सर, ठीक है। तो मैं हंस रहा होता हूँ, मेरे कलीग साथ मुझे छेड़ा करते थे, बोले नायक बाबू आप क्यों इतना हंस मन में मलका रहे? मैं बोला सर आपको नहीं समझ में आएगा, उसके लिए फिर आपको थोड़ा डायमेंशन अलग रखना पड़ेगा। भजिया भजिया खाओ सर, फाफड़ा जलेबी मंगवाते हैं आज, है ना, शाम को नाश्ता वगैरह। चलिए लेट मी कम बैक, है ना, सरकार में ये सब बहुत चलता है हमारा। और फिर सचिवालय हमारा सेक्रेटेरिएट है गांधीनगर में, उसके पीछे एक भजिया वाला बहुत फेमस है, ओल्ड सचिवालय गांधीनगर रहता होगा, जूना सचिवालय उसको पता होगा सर, है ना, युवराज मेहता भवन के बाद। तो वहाँ पे भजिया बहुत बढ़िया मिलता है सर, तो हफ्ते में एक दिन भजिया पार्टी हमारी हो जाती थी। लेट मी कम बैक, ओके। तो कहानी क्या है सर, कहानी ये है कि स्टेट आपको दिखता है और स्टेट आपको दिल्ली में हर जगह के ऊपर दिखता था सर, ठीक है, दिल्ली या दिल्ली के बाहर भी। सो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट की विजिबल एस्पेक्ट दिखेगा आपको, आर्किटेक्चर में स्टेट दिखेगा। राजा मस्जिद क्यों बनवाता था दिल्ली सल्तनत में? जस्ट टू प्रूव हिज लेजिटिमेसी इन द स्टेट सर, है ना, अपने स्टेटहुड की लेजिटिमेसी को प्रूव करवाने के लिए। सो मूलतः से दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई, उसमें कोई एक व्यक्ति से स्टेटहुड को हम लोग डिफाइन नहीं करते, उसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशन थे, उसमें सुल्तान भी था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, उसमें आर्किटेक्चर भी था, उसमें मॉस्क भी हुआ करता था, उसका पैलेस भी हुआ करता था, उसका फोर्ट भी हुआ करता था, ठीक है, उसमें नोबिलिटी भी हुआ करती थी। उन सबका इंटेंशन यही था कि पॉलिटिकल रूल को स्टेबलाइज किया जाए, पॉलिटिकल रूल को स्टेबलाइज किया जाए। इनफैक्ट मॉस्क बिल्डिंग वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल रूल एंड लेजिटिमेसी बाय द पीपल सर। इसके लिए आप देखोगे कांग्रीगेशनल मॉस्क बनाए जाते थे, जमा मस्जिद कहते हैं उसको, है ना, क्योंकि जुम्मे टू जुम्मे सुल्तान खुद आता था टू इंटरेक्ट विद द मासेस, और वो काजी से वो फतवा पढ़वा देता था या खुतबा पढ़वा देता था सर, ठीक है, बोले ये ऑर्डर करवाना है आपको सर, ठीक। रजिया खुद आप देखोगे वो अपनी लेजिटिमेसी गेन करवा रही है, वो स्टेट के रूप में करवा रही है। तो दिल्ली के समय पे जो स्टेट की हम लोग डेफिनेशन देते हैं, सल्तनत की स्टेट की डेफिनेशन देते हैं, तो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि एक ब्यूरोक्रेसी है और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट कैन बी सीन इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स। और जब इसका स्टडी किया गया, व्हेन ऑल दिस थिंग्स वर स्टडीड डाउन, तो किसी ने कहा कि थियोक्रेटिक स्टेट है, किसी ने कहा मिलिट्री स्टेट है, किसी ने कहा कि ये कोई स्टेट बेट नहीं है, ये पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है जिसके थ्रू ये डाला गया है सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब मॉडर्न हिस्टोरियंस ने क्यों ये स्टेटहुड को इस तरह से डिफाइन किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट सर? तो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने दो किताबें पढ़ी थी दिल्ली सल्तनत के स्टेटहुड को लेकर, ये दो किताबें बहुत फेमस है। एक है फतवा है जहांदरी सर, बरानी की किताब आपको दिखेगी सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो बेसिकली दिल्ली सल्तनत के स्टेटहुड की व्याख्या देती है सर। और दूसरी एक और किताब है, इन दोनों के बेसिस के ऊपर से दिल्ली का स्टेटहुड जो है उसके बारे में लोग जानकारी आज की तारीख में मिल जाती है सर, गेटिंग अपॉन, है ना। सो यू विल फाइंड कि देयर विल बी अ बुक कॉल्ड द कस्टम्स ऑफ द किंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द सब्जेक्ट, अदबुल हरब वसाहत सुजात, गेटिंग अपॉन। यू विल फाइंड कि ये किताब दिखेगी, ये किताब दिल्ली के समय की सबसे पहली किताब थी, अल्तुतमिश के समय की, जहां राजा को आदेश दिए गए थे प्रिस्क्रिप्शन के रूप में, जैसे अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दिए थे या कामंडक ने नीति सार में दिए थे गुप्त समय के समय, याद आया कि नहीं याद, ठीक है। वैसे ही आपको ये किताब दिखेगी फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, जहां पे ये बोला गया है कि राजा को क्या करना चाहिए। और इसका जब स्टडी किया गया तो हिस्टोरियंस ने कैटेगराइज करके ये बताया कि ये थियोक्रेटिक स्टेट है, किसी हिस्टोरियन ने कहा कि ये पुलिस स्टेट है सर, गेटिंग अपॉन, समझ में आया कि नहीं आपको? तो व्हेन वी डिफाइन अ स्टेट एज अ पुलिस स्टेट, व्हेन वी डिफाइन अ स्टेट एज अ थियोक्रेटिक स्टेट, तो ऑन व्हाट सोर्सेज वी वर एबल टू सी दैट, है ना। तो देयर वर टू बुक्स एंड देयर वर मल्टीपल अदर ऑथर्स एज वेल, जिनके थ्रू ये डिफाइन किया गया। ये डेफिनेशन में आपको जियाउद्दीन बरानी की फतवा जहंदरी भी दिखेगी। बरानी का तारीख फिरोज शाही इज द फाइनेस्ट बुक, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री की बहुत कहानी मिलती है। फतवा जहंदरी इज अ बुक व्हिच इज ऑन द परसेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस, शासन कैसे करना चाहिए, डायडेक्टिक इन नेचर है। डायडेक्टिव का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्टिव, हमेशा प्रिस्क्रिप्शन के रूप में दिया गया राजा को, ये भाई तुमको ये करना है, यू आर सपोज्ड टू डू दिस, जैसे कौटिल्य ने शास्त्र में लिखा था या कामंडक ने नीति सार में लिखा था, ठीक है। तो ये सब कहानी आपको यहाँ से दिखेगी, गेटिंग। तो उसमें राजा के रूल को जस्टिफाई किया गया है और इसी के बेसिस के ऊपर से अगर आप समझने की कोशिश करिए, यू विल फाइंड कि टू बुक्स आर इंपॉर्टेंट। ये दोनों की दोनों बुक्स के बेसिस के ऊपर से हिस्टोरियंस ने बेसिकली कहा कि ये थियोक्रेटिक स्टेट है ना। अब ये थियोक्रेटिक है कि नहीं है, ये थियोक्रेटिक क्यों कहा गया है, इसको मिलिट्री क्यों कहा गया है, उसके पीछे के कारण देखते हैं। ये कारणों को समझने से पहले देखते हैं कि ये किताबों का महत्व क्या था सर, समझे आप लोग, ठीक है, गेटिंग अपॉन। और इसी के बेसिस के ऊपर से इंटरप्रिटेशन करना कितनी हद तक सही है। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि दिल्ली में स्टेटहुड किसे कहा गया था, दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में स्टेटहुड को राजा के साथ जोड़ा गया है, नोबल्स के साथ जोड़ा गया है, ब्यूरोक्रेसी के साथ जोड़ा गया है, आर्किटेक्चर के साथ जोड़ा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा गया, ना कि ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टेटहुड के साथ लागू होता है। दूसरा, इसके अंदर से जब स्टडी किया गया तो दो किताबें निकल के आई जो अर्ली पीरियड में दिल्ली सल्तनत के स्टेटहुड को डिफाइन करने के लिए थी सर। तो आपको यहाँ से प्रश्न सोर्सेज के ऊपर से आएगा कि डिस्कस द आइडिया ऑफ फतवा जहंदरी मेंशन्ड बाय बरानी विद रिस्पेक्ट टू द एडवाइसेस गिवन टू द किंग। ये कंपैरेटिव एनालिसिस आपको पूछेगा कि भाई फतवा जहंदरी को दूसरी किताब के साथ कोई कंपेयर कर दीजिए और दिल्ली सल्तनत के स्टेटहुड के बारे में लिखिए सर, ठीक है, गेटिंग अपॉन। तो इसमें जो कंक्लूजन आएगा वो यही आएगा कि ये एक डिक्टेशन था, एक ऑर्डर था, एक प्रिस्क्रिप्शन था, जिसके थ्रू राजा को बताया गया था कि शासन कैसे करना है। और उसके बेसिस के ऊपर आज के मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि ये थियोक्रेटिक था, कोई कहता है कि ये पुलिस था, कोई कहता है कि कोई पुलिस मिलिट्री एस्पेक्ट था, सबसे डोमिनेट कर रहा था, पर धर्म का एस्पेक्ट डोमिनेट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज क्लियर कि व्हाट इज द स्टेट। दूसरा, व्हाट आर द सोर्सेज फॉर द स्टेटहुड सर। सोर्सेज फॉर द स्टेटहुड का मतलब है कि ये जो कैटेगराइजेशन हम लोग कर रहे हैं किसके बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो इनिशियली दो ही किताबों के थ्रू कर रहे थे, फिर आज की तारीख में और भी रिसर्च किया है, तो वी हैव सीन मल्टीपल रिसर्च एज वेल। इसमें एक मॉडल आता है सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ स्टेट, जैसे हमने पढ़ा था ना सेगमेंटरी मॉडल, वैसे ही आपको सेंट्रलाइज, तो ईश्वरी प्रसाद देखोगे या निजामी साहब को पढ़ोगे या लेनपुल को पढ़ोगे, इन सबका मानना था कि दिल्ली सल्तनत वाज अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट, जहां रिलीजन था थियोक्रेसी थी पर उतनी भी नहीं थी। सतीश चंद्र भी लिखते हैं कि इट वाज मोर ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट। सतीश चंद्र इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ थियोक्रेटिक स्टेट, है ना। तो अभी पढ़ते हैं हम लोग क्या है सर। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, पहले आपको कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब सोर्सेज के ऊपर चले जाते हैं कि विच सोर्सेज आर देयर, जिसके थ्रू हम लोग दिल्ली सल्तनत को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से स्टेट का प्रकार था सर, गेटिंग अपॉन। ये सोर्सेज में सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर देखेंगे, क्योंकि दो लिटरेरी सोर्सेज हमको मिले हैं आज की तारीख में, एक है फतवा चांदरी और दूसरा है अदबुल हर्ब, बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब थी अर्ली पीरियड में सर, गेटिंग अपॉन। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब ये है कि अगर आप आर्किटेक्चर देख रहे हो दैट मींस इट्स एन आर्कियोलॉजिकल सोर्स।
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जब आप राजा के द्वारा मस्जिद देख रहे हो तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ आर्कियोलॉजिकल, और वो भी स्टेट को ही दर्शा रहा है। पर क्या वो थियोक्रेसी को दर्शा रहा है, क्या है सेंट्रलाइजेशन को दर्शा रहा है, ये राजा के विजन को दर्शा रहा है, वो बहुत मैटर करता है कैटेगराइजेशन में। क्योंकि ओपिनियन क्या आता है कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ दिल्ली सल्तनत, व्हिच लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दैट। बेस्ड ऑन द लिटरेरी सोर्सेज प्रिवेलिंग इन द कंटेम्परेरी पीरियड, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। खत्म होगी कहानी। तो इसमें फिर दो ही आपके ऑप्शंस बचेंगे कि भाई दो किताबें थी, फतवा जहांदरी एंड अदबुल हर्ब, इन दोनों के ऊपर से ही आपको कमेंट करना है। और कमेंट का कंक्लूजन तो मैं आपको बता देता हूँ, तीन ही पॉइंट का कंक्लूजन आएगा, आइदर थियोक्रेटिक आएगा, मिलिट्री आएगा या सेंट्रलाइज्ड स्टेट आएगा। और फिर एनालिसिस करने के लिए फिर ऊपर की मसाला भी लिखना पड़ेगा कि व्हाई वी आर फेवरिंग दिस, गेटिंग पॉइंट। तो पहले देखते हैं कि स्टेटहुड का फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए दिल्ली सल्तनत में। उसमें दो ऑथर्स ने सबसे पहले इनफैक्ट है ना अपने ओपिनियन दिए, गेटिंग पॉइंट। पहली किताब थी वो थी कस्टम्स ऑफ द किंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द सब्जेक्ट, राजा की परंपरा, रीत रिवाज और शासन को कैसे चलाना चाहिए सर, ठीक है। ये किताब के अंदर राजा की ड्यूटीज को लिखा गया है, राजा को क्या कार्य करना है, मेंटेनेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स। नागरिक तो थे नहीं ना, हम राजा के लिए विषय हुआ करते थे उस टाइम पे। द कांसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इज अ मॉडर्न कांसेप्ट, वी वर ऑलवेज अ सब्जेक्ट, ब्रिटिश एम्पायर के हम विषय हुआ करते थे। विषय का मतलब ये है कि उठा के कचरा पेटी में डाल दो, सब हो जाएगा सर, ठीक है। हम उनके लिए नागरिक नहीं थे, नागरिक तो इक्वल पार्टिसिपेंट हो गया सर, है ना। नागरिक बनने का मतलब ये होता है कि फिर बहुत पावरफुल आपके पास सत्ता है। देखिए ये सब बहुत मैटर करता है सर, है ना, गेटिंग पॉइंट। तो ये अल्तुतमिश के समय की किताब है। अल्तुतमिश जब पावर के ऊपर आया तब तो नया नया था दिल्ली सल्तनत, इतू सा था, गेटिंग पॉइंट। अल्तुतमिश जब था तब तो दिल्ली सल्तनत इतू सा था, लाहौर से दिल्ली में माइग्रेट हुआ था खाली, गेटिंग पॉइंट। समझे नहीं समझे। ये किताब उस सापेक्ष में लिखी गई थी, सुनिए मेरी बात, कि राजा किस तरह से अपने साम्राज्य को कंसोलिडेट कर सकता है। क्योंकि ये किताब जब लिखी गई उसमें राजा की क्वालिटीज को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया कि राजा के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ही शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, उसकी जस्टिस दिखनी चाहिए, गेटिंग पॉइंट नॉट, है ना। उसके थ्रू राजा को अपने आप को लेजिटिमाइज करना है, कंसोलिडेट करना है सर। उस टाइम के दौरान आप पकड़ने की कोशिश करिए, लड़ाइयां चल रही थी, नोबल्स एक दूसरे को मारा काटी के अंदर, है ना, टॉपल करवा रहे थे सर, मंगोलों का थ्रेट हो रहा है सर, गेटिंग पॉइंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस, ये किताब जब लिखी गई, ये किताब के अंदर राजा को आदेश दिए गए थे कि आप अपने आप को लेजिटिमाइज कैसे करवा सकते हो। एंड लेजिटिमाइजेशन के अंदर राजा की ड्यूटीज लिखी गई है, राजा को बोला गया है कि आप न्याय व्यवस्था ठीक करिए, और आखिर में राजा को ये कहा गया कि सत्ता कैसे हासिल करनी है और सत्ता को कैसे रिटेन करना है सर, गेटिंग पॉइंट। समझे नहीं समझे। दो ही चीजों के ऊपर इसकी पूरी की पूरी किताब में डेफिनेशन आपको लिखेगी। सो द अर्ली फॉर्मेशन ऑफ स्टेटहुड, दिल्ली के राजाओं को स्टेट कैसे बनाना उनको पता ही नहीं था, दे डिड नॉट न्यू के वे हाउ टू डू दिस, क्योंकि इनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं है अवेलेबल। अर्थशास्त्र में तो कौटिल्य ने क्या किया, पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया था, बोला ऐसा चलना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए। ये उस सापेक्ष में लिखी गई थी जब भारत में बहुत बड़ा फ्रेगमेंटेशन हो गया था, वो था ना सर, उस वक्त फ्रेगमेंटेशन, है ना, महाजनपद एंड ग्रीक इन्वेजन टेकिंग प्लेस, सिकंदर आ चुका है सर, है ना। पाटलिपुत्र में मगध की हालत देख लीजिए कि नंद डायनेस्टी हंगामा करवा रही है सर, ठीक है। तो ये भी ऐसी ही बुक है, ये भी ऐसी ही बुक है। इसका भी मेन कंसर्न ये है कि पावर को कैसे अचीव करना है। प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया था कि ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, यहाँ पे इस तरह से आपको ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना है। उसमें दो ही चीजें लिखी गई थी कि राजा को क्या करना है, राजा को अपनी न्याय व्यवस्था को ठीक करना है, लोगों को दिखाना चाहिए सर कि मैं पॉजिटिव हूँ पब्लिक के लिए सर, ठीक है। दूसरा ये किताब में सेकंड पार्ट लिखा गया था, युद्ध कैसे करना है। और युद्ध करने का इंटेंशन यही है कि जब भी आप इनफैक्ट है ना नॉन इस्लामिक लैंड के ऊपर अटैक कर रहे हो, उसको इस्लाम में कैसे कन्वर्ट करवा देना सर, गेटिंग पॉइंट। सो उनको जजिया इंपोज करवाना, उनको बोलना कि भाई देखो हम आपको खत्म नहीं करेंगे सर, ठीक है, टिल द टाइम यू एक्सेप्ट इस्लाम और ऑल दिस थिंग्स, है ना, समझे। उसमें वहां तक बातें लिखी गई है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम राजा मुसलमानों के ऊपर अटैक करता है तो वुमेन कैन कम आउट फॉर द डिफेंस ऑफ द सिटी। नॉर्मल केस में ऐसा था कि स्त्रियों को लड़ने के अधिकार नहीं थे इस्लामिक सोसाइटी के रूप में। तो इसमें ये मूलतः से रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसोलिडेशन करने की बात की गई है। और इसके लिए लोग कहते हैं कि देखो ये बुक से भी थियोक्रेटिक स्टेट का ही फाउंडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर राजा ने लिखा है, ना इसमें प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना है वो तो कुछ लिखा ही नहीं है सर। लिखा है युद्ध करना है, युद्ध के अंदर आप बोल रहे हो कि जजिया लागू करना है, युद्ध के अंदर आप बोल रहे हो कि अगर जजिया लागू नहीं करोगे तो उनको बोल रहे हो कि तुम इस्लाम कबूल कर दो सर, ठीक है। तो आप पूरी की पूरी किताब बेसिकली ये प्रूव करवाना चाहते हो कि भाई मुस्लिम्स को किस तरह से कॉन्क्वेस्ट करना है नॉन मुस्लिम के ऊपर। सो जब इनिशियली स्टेटहुड की डेफिनेशन देने की बात हुई ना सर, तो व्हेन द लिटरेरी सोर्सेज वर एनालाइज्ड, तो दिस बुक बिकेम द बेसिस, और इसके लिए काफी ऑथर्स ने लिख लिया कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन ही थियोक्रेसी के ऊपर हुई। तो आपको समझ में आया कि व्हाई वी आर गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाई इट इज नोन एज थियोक्रेटिक स्टेट। मैं आपको कल बताऊंगा कि व्हाई इट इज नॉट नोन एज थियोक्रेटिक स्टेट। इसमें दो पॉइंट देखो, देखने के नजरिए होते हैं। आप यूं देखोगे तो आपको थियोक्रेसी दिखेगी, आप यूं देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो अलग ही कहानी है, तो पावर स्ट्रगल चल रहा है सर, खचा खची चल रही है, वही है ना सर, अनेकांतवाद है ना। आप कभी अलाउद्दीन खिलजी को देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे आपको पता चलेगा कि थियोक्रेसी ही एक दो तीन कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने सर, है ना। वो सिकंदर सानी और उसके बाद जो कार्य कर रहा है, तो उसने नोबल सबकी उलेमा को टाइट करके रखा हुआ है। तो जब लड़ाई करने गया था तो खिलजी कहता है कि मैं रिलीजियस वॉर करने गया हूँ। अरे बाबू तुम रिलीजियस वॉर करने गए हो तो फिर नोबल्स को क्यों परेशान करो अपने उलेमा को, जिनको स्कॉलर्स, और उलेमा भी एक से एक उस्ताद निकले सर। इस्लाम में बोला गया है कि आपको क्या है उसरी पैसे ब्याज के ऊपर नहीं घुमाना है। भारत में दिल्ली सल्तनत में जो कॉइन्स का इशू करवाया गया उसमें सबसे बड़ा पैसा का सर्कुलेशन उलेमाओं ने करवाया, ठीक है। तो आप धर्म के ठेकेदार बनते हुए बैठे थे और आप कहते हो कि हम तो थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में सेशन को चलाना चाहते हैं, तो फिर यू शुड नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ थिंग ना, नॉनसेंस गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ उसरी, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। और इंटरेस्ट रेट तो इस समय के दौरान बहुत हाई था सर, हमने एंशिएंट इंडिया में देखा था ना, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और गिल्ड्स के ऊपर देखा था। एंशिएंट इंडिया में तो अलाउड था, धर्मशास्त्र नेवर सेड कि भाई यू शुड नॉट सर्कुलेट मनी। इनफैक्ट है एंशिएंट इंडिया में तो कल्चर ही ऐसा है, भारत का आज का भी कल्चर है कि हम राइटियसनेस के थ्रू पैसा कमाने को गलत नहीं मानते। इसके लिए तो हम लक्ष्मी पूजा करते हैं सर। धनतेरस के दिन इतनी बड़ी पूजा होती है, क्यों होती है सर? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज दैट ओनली सर, है ना, सरस्वती लक्ष्मी को हम लोग क्यों पूछते हैं सर? तो वी डू नॉट कंसीडर, बट अंडर द इस्लामिक लॉ द किंग वाज सपोज्ड टू अपहोल्ड द लॉ ऑफ शरिया एंड दिस इंक्लूड्स द ट्रेडिशंस। तो वो ही नहीं, तो मैं आऊंगा उसके ऊपर कल डिस्कस करूंगा कि व्हाई उसको नॉन थियोक्रेटिक कहा गया। पर पहला पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि द वेरी फर्स्ट बुक वाज द अदबुल हर्ब। अदबुल हर्ब वाज अ बुक जहां पे राजा को आदेश दिए गए थे कि आप जस्ट रहिए, फेयर रहिए, रिजनेबल रहिए। ये किताब में इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है, स्टेट कैसे बनना चाहिए वो नहीं लिखा गया, क्योंकि ये किताब अल्तुतमिश के समय की है, अर्ली पार्ट ऑफ अल्तुतमिश के टाइम पे। और इसमें इस्लामिक कन्क्वेस्ट के बारे में बहुत लिखा गया है और इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। और राजा को बोला गया है कि भाई पहले आप
इनफैक्ट है ना, पीसफुली बात करिए, लोगों को कन्वर्ट करवाने के लिए, नहीं मानेंगे तो सेना लेके अटैक करिए, जजिया इंपोज करिए या बेसिकली कन्वर्ट करवा दीजिए। नॉर्मल केसेस में अगर नॉन मुस्लिम्स के साथ लड़ाई हो रही है तो वुमेन कैन आल्सो कम आउट एंड फाइट एज़ वेल, है ना? तो ये सब चीज़ों के कारण काफ़ी लोग कहते हैं इट इज़ नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट। फर्स्ट थिंग इज़ क्लियर कि व्हाई थियोक्रेसी बेस्ड ऑन द लिटरेरी सोर्सेस। हाँ, मैं क्वेश्चन डिस्कस करवा रहा हूँ सर, ठीक है। इसी में बरानी आ गया सर, इसी में बरानी आया। तो बरानी की तारीख फिरोज शाही तो गजब की किताब है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। बरानी की किताब है फतवा जहांदरी, और फतवा जहांदरी में इनिशियली बरानी जो है, ये वहाँ से भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे सर, ठीक है। लेटर ऑन फिर बरानी कहता है कि अगर शरिया और सियासत में अगर संघर्ष होता है, तो शरिया के बचाने के चक्कर में सियासत ना गवाए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। So whenever there is a conflict between religion and politics, we need to make sure to uphold the religion, we should not compromise the political interest. ठीक है? Indirectly, बरानी now advocates कि politics is about religion, sir. Pragmatism जिसे कहते हैं ना सर। तो इनिशियली बरानी भी ये लिखता है, बरानी भी लिखता है, फतवा जहांदरी के अंदर, है ना? तारीख फिर इसके लिए तो आप देखोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक को गैर मुस्लिम कहता है, बोले काफिर है ये तो सर। बरानी ने मोहम्मद बिन तुगलक को काफिर क्यों कहा है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ pragmatic guy ना, he was a very pragmatic guy, हमने देखा है पिछले क्लास के अंदर सर, ठीक है? तो उसके स्टेप्स को ये परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस में देखो, नाम ही है परसेप्शन ऑन गवर्नेंस। जो शासन चल रहा है उसमें मेरे परसेप्शंस मेरे क्या है और मैं क्या कहना चाहता हूं लोगों को सर, ठीक है? तो बरानी की जो किताब है उसमें उसने 25 एडवाइस दी है, 25 लिस्टिंग किया हुआ है सर, ठीक है? उसमें प्रॉपर वे ऑफ शासन कैसे होना चाहिए, शासन को बोला गया है। उसमें भी उसने राजा को ध्यान में रखते हुए कहा है कि भाई देखो राजा, तुम रिलीजन को अपहेल्ड करना कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है, पर आप जस्ट रहिए, फेयर रहिए, रीजनेबल रहिए। बरानी को प्रॉब्लम भी था कि राजा बेसिकली टर्किश मुसलमानों के सामने हिंदुस्तानी मुसलमानों को अब ज्यादा वो करवा रहा है सर, ठीक है? पर परसेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस में बरानी धीरे 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 प्रैग्मेटिक हो गया, और उसकी प्रैग्मेटिज्म के अंदर आपको 3-4 चीजें दिखेगी, जहां बरानी इनफैक्ट इनिशियली राजा को गलत प्रूव करवा रहा था या राजा को गलत कह रहा था, बट फाइनली राजा की अथॉरिटी को स्वीकारता है। उसने 5-6 डेफिनेशन दी है। पहला आप समझने की कोशिश करोगे तो वो कहता है कि राजा को जजिया इंपोज करना चाहिए नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। और जब जजिया की बात आई तो किसी ने कहा कि देखो बरानी भी थियोक्रेटिक स्टेट को एडवोकेट कर रहा है, इसके लिए मिडिवल इंडिया का स्टेट थियोक्रेटिक है सर। सही कि गलत? गेटिंग माय पॉइंट? पर यही बरानी परसेप्ट्स ऑफ गवर्नेंस के अंदर ये भी लिखता है कि जरूरत पड़ने के ऊपर जब क्रॉप फेलियर होगी तो राजा को उस समय के लिए जजिया हटा देना चाहिए, क्योंकि जब अनाज उगा नहीं है, धान नहीं उगा है, तो लोग क्या खाएंगे पिएंगे, तुम टैक्सेस कैसे ले सकते हो? गेटिंग माय पॉइंट? बरानी ये भी कहता है कि जब जरूरत पड़ती है तो गरीब लोग हैं उनके लिए वेलफेयर का काम भले नॉन मुस्लिम हो वो भी करना चाहिए सुल्तान को। तो ये किताब एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्शन से भरी हुई किताब है। आप देखिए ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी बरानी बोले आज बरानी धर्मगुरु बन गए, बोले कल बरानी एकदम रियलिस्टिक बन गया है सर, ठीक है ना? तो वो दुग्गल साहब वाली कहानी आपको दिखेगी सर। राजा को आदेश दिए गए हैं कि आप फोर्स का उपयोग करिए सर। राजा को आदेश दिए गए हैं कि आप फोर्स का उपयोग करिए सर। मोरालिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंस ऑफ फोर्स इज नेसेसरी टू कंसोलिडेट सर। गेटिंग ऑन। तो ये कहता है कि फोर्स जब तक यूज नहीं होगी तो साम्राज्य नहीं बनेगा। परसेप्शन ऑफ गवर्नेंस है ना, डायडेटिक है ना, ये तो प्रिस्क्रिप्शन के रूप में है। डायडेटिक का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन करना, एनीथिंग दैट इज प्रिस्क्राइब्ड वो राजा को आदेश के रूप में है। तो वो कह रहा है कि यूज ऑफ फोर्स बाय सुल्तान। मॉरल क्वालिटीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक साइड के ऊपर महाशय आप बोल रहे हो कि धर्म का अपहोल्ड करना है, इस्लामिक लॉ तो बेसिकली मॉरलिटी के ऊपर, इस्लामिक मॉरलिटी के ऊपर चलता है, ठीक है ना? दूसरी साइड के ऊपर कह रहा है कि द किंग शुड अपहोल्ड द शरिया, द किंग शुड अपहोल्ड द शरिया। पर व्हेन द किंग ट्राइड टू अपहोल्ड द शरिया तो देयर वाज पॉलिटिकल इशू। फिर उसके बाद कहता है कि नो नो, व्हेनेवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सियासत एंड शरिया, सियासत शुड सर्वाइव। तो राजा ने जब रिलीजियस लॉस को ओवरलैप करते हुए अपने खुद के जवाबी इशू किए, अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे रेगुलेशंस, तो बरानी उसको, अलाउद्दीन खिलजी और फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे, तो बरानी उसको बहुत लेमेंट करता है, बोले ये क्या है, सुल्तान प्रैग्मेटिक कैसे हो सकता है सर, ठीक है? फिर थोड़े टाइम के बाद बोलता है कि नहीं नहीं, वो प्रैग्मेटिक तो होना पड़ेगा ना, हर बार इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलेंगे, कुरान के हिसाब से और हदीस के हिसाब से तो साम्राज्य टूट जाएगा सर। समझे आप लोग? तो बरानी लिख रहा है सर, है ना, कि भाई शरिया सियासत के बीच में संघर्ष होगा तो सियासत को हमको फोकस करना चाहिए। मन में बोल रहा है कि शरिया चलना चाहिए, पर बाहर आके बोल रहा है कि सियासत करना चाहिए सर, ठीक है? तो यू विल फाइंड कि राजा को शासन कैसे चलाना है उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में क्लैरिटी नहीं थी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? इसके लिए दिल्ली सल्तनत का कोई भी राजा कोई किताब के आधारित अपना शासन नहीं चलाएगा, याद रखिएगा। आपको बहुत लोग कहेंगे कि ये इस्लामिक किंग्स थे और इस्लामिक लॉ के हिसाब से अपील करते थे। नो, नॉट अ सिंगल किंग फॉलोड द कांसेप्ट्स ऑफ द थियोक्रेटिक लॉज व्हेन इट कम्स टू द रूलिंग। शासन में आने से पहले बड़ी बड़ी पिपूड़ी बजाएंगे, आने के बाद शपथ भी ले लेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जैसे ही जरूरत पड़ेगी ना वो अपने हिसाब से सिस्टम को बदल देंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बरानी बहुत इंटरेस्टिंगली कहानी बताता है। वो राजा को कहता है कि आप थोड़ा पॉम्पस रहिए, अपने स्प्लेंडर को दिखाइए, सो दैट द माइंड्स ऑफ द पीपल कैन बी हिप्नोटाइज्ड। अरे भाई, अगर तुम ये कहते हो कि इस्लामिक शासन के हिसाब से चलना है, तो शरिया में सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का कांसेप्ट दिया है, खलीफाओं के लिए ये बोला गया है और शासकों के लिए भी सर, है ना? इसके लिए आप औरंगजेब देखेगा तो औरंगजेब भी अपने आप को वली के रूप में कहता है कि भाई मैं पॉम्पस नहीं जीना चाहता हूं सर, ठीक है? पर बरानी अपनी किताब में राजाओं को ये कह रहा है कि भाई आप पॉम्पस रहिए सर। अब एक साइड के ऊपर कह रहा है कि शरिया को अपॉइंट करना है सर, एक साइड के ऊपर कह रहा है सियासत। तो इनडायरेक्टली उसकी किताब में आपको क्या दिख रहा है सर? बरानी अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमको ये देखने को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई राजा को किस तरह से शासन करना चाहिए, उसमें प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट बहुत दिखता है। तो फतवा ए जहांदरी एक ऐसी किताब है जो प्रैग्मेटिज्म को दर्शा रही है, समझ में आ रहा है आपको? ये प्रैग्मेटिज्म के थ्रू फतवा ए जहांदरी के अंदर बरानी ये बताने की कोशिश करवा रहा है कि महाशय मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का इंटेंशन ये है कि शासन व्यवस्था के अंतर्गत इनफैक्ट आपको प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट करने की आवश्यकता होगी, और हो सके इनफैक्ट बरानी आखिर में ये लिखता है कि वी शुड नॉट हैव ये गलती से आगे हो गया सर, ठीक है ना? वी शुड नॉट हैव एक्सेसिव वायलेंस इन द क्रिएशन और द फॉर्मेशन ऑफ स्टेटहुड। क्योंकि जब स्टेटहुड के अंदर फॉर्मेशन में राज्य बनते समय आप कंटीन्यूअस हिंसा करोगे तो इट विल लीड टू साइक्लिकल डिस्प्लेसमेंट एंड इवेंचुअली इट विल अंडरमाइन द वैल्यू एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, और फिर उसके कारण डिक्लाइन हो जाएगा सर। समझे? तो आप ओवरऑल बरानी को जब सोर्स के रूप में देखोगे ना स्टेटहुड के फॉर्मेशन के पीछे, तो आपको पता चलेगा कि बरानी रियलिस्टिक है। बरानी ये कह रहा है कि हमको पुलिस और सेंट्रलाइजेशन के मॉडल के हिसाब से चलना चाहिए, पर मन में उसके अंदर का जो इस्लामिक थॉट है वो भी मरा नहीं था।
इसके लिए जब वो किताब लिखेगा, वो किताब के अंदर ऑर्थोडॉक्सी के रूप में कभी-कभी क्रिटिसाइज़ भी कर देता था सुल्तान को। पर जब उसने अपने ऑर्डर्स निकाले फतवा जहांगीरी में, एडवाइस निकाली, तो उसने कहा कि भई देखो रिलीजन को थोड़ा साइड में रखिएगा, हो सके उतने प्रैग्मैटिक रहिएगा सर। एंड व्हेन वी एनालाइज़ द फतवा जहांगीरी एज़ अ होल, we come to know and we conclude that Fatwa Janjari actually, in fact, highlights the case of the formation of statehood. It gives the order in the pragmatic way. तो जब इसको स्टडी किया गया ना, तो आइडिया ये मिला कि बरानी ने सेक्युलर स्टेट तो नहीं कहेंगे, पर बरानी ने जो ऑर्डर्स दिए थे, बरानी ने जो एडवाइस दी थी, उसमें उसने हो सके उतनी प्रैग्मेटिज्म को हाईलाइट करने की कोशिश की है सर। ठीक है, तो उसको दुख बहुत हुआ था कि यार राजा ने फलाना ऑर्डर निकाला, इट इज अगेंस्ट इस्लाम। बट देन ही रियलाइज द ग्रेटर इंप्लीकेशंस ऑफ दैट। बोला अच्छा ये ऑर्डर निकालने से साम्राज्य मजबूत हो रहा है, तो खैर भले ये गैर मजहबी है, इसको चलाने दो। और फिर उसके लिए उसने जब किताब कंपाइल की, तो देन उसने आगे के राजाओं के लिए भी ऑर्डर छोड़ के गया। और इसके बेसिस के ऊपर से बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि जब हम लोग फतवा जहांगीरी को एनालिसिस करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं इट वाज अ बुक ऑन प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मेशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ स्टेटहुड। पॉइंट इज क्लियर? दो किताब समझ में आई कि नहीं है? यहाँ से अलग से प्रश्न आएगा स्टेटहुड की फॉर्मेशन के ऊपर से, अलग से फतवा जहांगीरी एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है ना। फिर तो फतवा जहांगीरी उसका थीम पता होना चाहिए सर। ठीक है, थीम पता होना चाहिए सर। ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। अब जब ये दोनों किताबें पढ़ी गई मिडिवल इंडिया में सर, देन बोथ दिस बुक्स वर स्टडीड, उसके साथ साथ ओवरऑल मिडिवल हिस्टोग्राफी को स्टडी किया गया, मिडिवल आर्किटेक्चर को स्टडी किया गया, बहुत सारी चीजें लिखी गई। फिर भी बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियन दिए। एक ग्रुप ने कहा कि मिडिवल इंडिया थियोक्रेटिक स्टेट था, दूसरे ग्रुप ने कहा कि मिडिवल इंडिया सेंट्रलाइज स्टेट था सर। गेटिंग पॉइंट, इट वाज अ सेंट्रलाइज स्टेट जहाँ पे शासक जो थे बेसिकली एक सेंट्रलाइजेशन के रूप में चल रहा है। एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन ने कहा कि एक पैट्रिमोनियल स्टेट था। इसमें एक नया स्टेटमेंट आपको दिखेगा सर। ठीक है ना, पैट्रिमोनियल स्टेट। तो टोटल नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत में 3-4 स्टेट आपको दिखेंगे सर। एक तो था थियोक्रेटिक स्टेट, जो अभी मैंने आपको बताया कि क्यों बोला गया। अब बाय थियोक्रेटिक है उसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे। दूसरा था पैट्रिमोनियल। ये पैट्रिमोनियल क्या होता है इसके ऊपर भी कल डिस्कस करेंगे। मैट्रिमोनियल मत समझिएगा, पैट्रिमोनियल है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तीसरा आप देखोगे तो सेंट्रलाइज स्टेट, और चौथा देखोगे सेंट्रलाइजेशन के अंदर ही मिलिट्री स्टेट का कांसेप्ट दिया गया या पुलिस स्टेट का कांसेप्ट है ना। अच्छा, आप में से किसने यूपीपीसीएस दिया था इस बार? उसमें नेचर ऑफ स्टेट एक किसके सम कैंडिडेट मैसेज में यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स में बोले मास्टर ये नेचर ऑफ स्टेट का प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया। मैंने ऐसा क्या आ गया? तो मुझे याद नहीं वो क्वेश्चन कहीं पे आया था, मुझे सोशल मीडिया के थ्रू किसी ने किया था। एक क्वेश्चन था ना असर्शन रीजनिंग में कुछ था, ये दिल्ली सल्तनत का था, मुगल स्टेट का था, नॉट एबल टू, पर उसमें कुछ पुलिस स्टेट या मिलिट्री स्टेट क्यों कहा गया था, वैसा कुछ स्टेटमेंट डाला था इन्होंने, है ना। मिलिट्री स्टेट के ऊपर कुछ क्वेश्चन, सल्तनत का था, मुगल का था, नॉट एबल टू रिकॉल। मुगल को मिलिट्री स्टेट क्यों कहा गया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था ना, असर्शन रीजनिंग में डाला था। यस, तो क्वेश्चन अब प्रीलिम्स में भी आने शुरू हो गए सर। ये ऑप्शनल के प्रश्न है सर, उसमें तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकल जाती है। तो आपको नेचर का कांसेप्ट पहले समझ में आया, और ये नेचर का हम डेफिनेशन कहां से देते हैं? वी डिफाइन द स्टेट बेस्ड ऑन द लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में मैंने आपको बताया बेसिकली फतवा है जहांगीरी कहती है कि ये प्रैग्मेटिक स्टेट के कांसेप्ट के रूप में देखना चाहिए, ना ही थियोक्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, पैट्रिमोनियल इज नॉट मेल डोमिनेटिंग, है ना, यही तो आप प्रॉब्लम हो गया सर। ठीक है, पैट्रिमोनियल के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करिए कि एक राजा ऊपर शासन चला रहा है, उसके नीचे और छोटे राजा है, और पावर शेयरिंग हो रहा है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट। तो इस स्टेट वेयर वन इज डिपेंडेंट ऑन द रूलर्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल नंबर ऑफ ट्रेन्ड लॉयल ऑफिशियल्स टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द किंगडम्स, है ना। तो इसकी डेफिनेशन है, कल इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। इक्का सिस्टम जिसे आप देखते हो फ्यूडल स्टेट के रूप में आप जिसे कहते हो अर्ली मिडिवल में, इसके लिए मैक्स वेबर ने इसको पैट्रिमोनियल कहा गया है। ठीक, तो मैं आऊंगा सर इसके ऊपर, टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग। बट आपको पहले सोर्सेज समझ में आ गया सर, सोर्सेज ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टेटहुड। और मिडिवल इंडिया में दो ही सोर्सेज थे, ये दोनों की दोनों किताब के ऊपर से अलग से क्वेश्चन आ जाएगा सर। किताब अभी पहले पढ़ा दी, क्योंकि आई फील दैट इसमें से डेडिकेटेड कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन व्हाट सोर्सेज द स्टेट ऑफ दिल्ली सल्तनत कैन बी डिफाइंड, है ना, डिस्कस गिविंग एग्जांपल्स। तो ये दो सोर्सेज आपको लिखना है, अगर ऐसा प्रश्न है 10 मार्कर में ही आएगा इसमें, डोंट वरी, है ना। अगर ये दो सोर्सेज के ऊपर से आएगा, अदबुल हर्ब के ऊपर से या फतवा जहांगीरी के ऊपर से, तो उसमें, और जब अदबुल हर्ब को लिखोगे तो उसमें आप लिखोगे तो ये तो खाली शुरुआत की किताब थी, इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें स्टेट फॉर्मेशन कुछ नहीं लिखा था। इसमें राजा के बारे में लिखा गया था, राजा को जस्ट रहना चाहिए, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया था। इसके लिए काफी सारे स्कॉलर्स इसको क्या कहते हैं, युद्ध लड़ने के बाद इस्लाम का कॉन्क्वेस्ट करना, ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है राजा का सर। ठीक है, बट फतवा जहांगीरी लिखी गई है 13 सेंचुरी के बाद सर, है ना। तो प्रिसाइसली 13-14 सेंचुरी के ट्रांजिशन, 14 सेंचुरी की शुरुआत के पीरियड में आपको दिखेगा सर। तो बिकॉज़, है ना, 1300 के बाद लिखा गया ये किताब तो सर। तो बिकॉज़ इट वाज रिटन इन द लेटर पीरियड, वी कैन से दैट इट वाज मोर ऑफ एडवाइजरी। इस पीरियड तक आते थे, दिल्ली के स्टेट का फॉर्मेशन हो चुका है। दिल्ली के स्टेट के फॉर्मेशन के अंदर राजा को क्या करना चाहिए, उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन वे के अंदर डिटेल्ड एडवाइस बरानी यहाँ पे लिख के देते हैं सर। ठीक है, ये एडवाइस के अंदर बरानी कभी-कभी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट भी करेंगे, जहाँ वो कहेंगे कि सियासत और शरिया के बीच में जब संघर्ष होगी, तो राजा को सियासत का उपयोग करना चाहिए, हिंसा का कम उपयोग करना चाहिए, हो सके उतनी अपनी इंपैक्ट हिप्नोटाइज के रूप में करिए, आप ग्रैंडर को दिखाइए, पॉम्प को दिखाइए, क्योंकि बलबन ने किया था सर। तो बरानी को ये सब चीजें पता थी कि राजा जितना पॉम्प को दिखाएगा, अपनी पावर को दिखाएगा, ऑटोमेटिकली बेसिकली पब्लिक उसके फेवर में आ जाएगी सर। ठीक है, राजा को इस्लामिक लॉ को अपहेल्ड करना है, उसका मतलब ये नहीं है कि अपने दिमाग से नहीं खेलना है। राजा जब अपने जवाबी तनाम के इशू रेगुलेशन इशू करता था स्टेट लॉस के रूप में, तो अगर इस्लामिक लॉ को ओवरराइड करते हैं तो उसको भी बरानी बेसिकली वाजिब गिनता है, उसको जस्टिफाई करता है सर। ठीक है, राजा ये भी कहता है कि बरानी ये भी कहता है कि राजा को जरूरत पड़ने के ऊपर फोर्स का भी उपयोग करना पड़ेगा, वरना रिबेलियंस हो जाएंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि राजा को वेलफेयर का ध्यान नहीं रखना है, राजा को वेलफेयर का भी ध्यान रखना है। उसको ये भी देखना है कि जरूरत पड़ने के ऊपर रिलीजियस टैक्सेस को अबॉलिश भी किया जाना चाहिए, लोगों के अंदर चैरिटी भी करनी चाहिए, हो सके उतनी न्याय व्यवस्था के रूप में चलाना चाहिए, और अल्टीमेटली पावर जो है वो राजा के हाथ में रहे, टर्किश नोबिलिटी के हाथ में रही, उसका भी राजा को ध्यान रखना है सर। ठीक है ना, तो उसकी जो गवर्नेंस सिस्टम जो है वो बता रहा है, उसमें टर्किश पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना पड़ेगा कि द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वाज द मेंटेनेंस ऑफ पावर ऑफ द रूलिंग क्लास, एंड दिस रूलिंग क्लास वाज द टर्किश नोबिलिटी और द तुर्को मंगल नोबिलिटी, जिसे आप हम लोग पढ़ रहे हैं इतने क्लासेस के अंदर से। ठीक है, तो ये आपका स्टेटहुड के फॉर्मेशन का एक पॉइंट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। ठीक है ना, समझे। तो इतने एक स्लाइड में आपकी ज्यादातर पॉइंट्स कवर हो जाएंगे सर। इन दिस स्लाइड से आपका 10 मार्कर का क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएगा, फिर ज्यादा फतवा जहांगीरी के ऊपर फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर वरना फिर कोई और एक फतवा निकालना पड़ेगा सर, समझे आप लोग। ठीक है, तो फिर देन इट विल बी कॉस्ट बेनिफिट आपका बेकार हो जाएगा, देन यू विल कम टू कंक्लूजन, फिर आपका फिर मिलेगा सर। ठीक है, तो हिस्ट्री लोग कहते हैं लेंदी है, देखो हिस्ट्री लेंदी नहीं है, हिस्ट्री इज ऑलवेज इंटरलिंकिंग इन नेचर सर, है ना। और दूसरा ये है कि अगर आप इंटरलिंक कर पाए बरानी के कंटेक्स्ट में, ये किस कंटेक्स्ट में लिखी गई थी सर, है ना। कोई भी बुक को आप देखें हिस्टोग्राफी के रूप में, उसका कंटेक्स्ट देख लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी सेंस समझ में आएगी कि ऑथर क्या लिख रहा है।
आप कौटिल्य की अर्थशास्त्र का कंटेक्स्ट देखिए कि ये क्यों लिखी गई थी, क्यों ये एडवाइस दी गई है कि राजा को ये इतनी डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन चलानी, क्योंकि भारत विभाजित था, भारत के अंदर महाजनपदों के बीच में संघर्ष चल रहे हैं, विदेशी आक्रमण हो रहा है, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं थी ना सर। एंड इसके कंटेक्स्ट में कौटिल्य ने ये पूरे आदेश दिए कि राजा को ये करना चाहिए और ऐसे होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे जहांगीर के अंदर बरानी भी लिख रहा है। और इसके कारण जब उसने देखा कि शरिया अपहेल्ड करने के चक्कर में सियासत चली जाएगी, वो खुद ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होने के बावजूद भी इनफैक्ट ना कहता है कि बोले सियासत को पहले ऊपर रखो, शरिया तो होता रहेगा सर, है ना। तो हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं सर, है ना। और इसके कारण लोग कहते हैं कि भाई इसको थियोक्रेटिक स्टेट के रूप में मत देखिए सर, ये एक नंबर की गेम थी पावर को लेके सर, समझे आप लोग, ठीक है। अब मिडिवल इंडिया को, क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने तो इसको पूरी सियासत के हिसाब से देखा है और रिलीजियस पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा है, बोले इस्लामिक ये वो पूरा। इसमें आपको देखा फिरोज शाह तुगलक ने कितने लोगों को मारा, कितना शियाओं को मारा। फिरोज शाह तुगलक ने उसके समय पे मैक्सिमम शियाज वर परसिक्यूटेड। मंगोल जब आक्रमण करते, मंगोल ने खलीफा को मार दिया सर। ये चंगेज के बाद हुलागू खान करके ये मंगोल था। उसने बेसिकली ये हुलागू खान करके जो मंगोल था इसने मार दिया सर। अब अब्बासी डंबर के खलीफा को मार दिया 1258 के बाद। बगदाद को आग लगा दी सर। अब वो कहता है कि मैं सच्चा मुसलमान हूं सर। इट वाज मोर ऑफ अ पावर थिंग, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो आप इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करिए, डोंट सी दिस, है ना, समझे कि वो कह रहा है कि मैं इनफैक्ट आई एम द ट्रू मुस्लिम सर, ठीक है। तो इसको जब तक आप पावर स्ट्रगल से नहीं देखोगे ना कि कंसोलिडेशन के रूप में, इसके रूप में, तो आपको लगेगा कि क्या क्या कहानी रहती है। खैर, तो आज कंक्लूड करते हैं, लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे सर। और कल हम लोग मिलेंगे, कल सुबह 8 बजे हमारा क्लास है, टुमारो 8 o'clock भी है। एंड कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये स्टेट की डेफिनेशन के ऊपर से। अगर पूछा जा सकता है कि व्हाई इट वाज नोन एज थियोक्रेटिक स्टेट सर, है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि थियोक्रेटिक के फेवर में क्या-क्या पॉइंट हो सकते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या-क्या पॉइंट हो सकते हैं, तो सबके ऊपर देख लेंगे सर, ठीक है ना। सबके ऊपर सबकी डेफिनेशन क्यों कहते थे। आखिर में कंक्लूजन में लिखेंगे कि इट वाज नाइदर थियोक्रेटिक, नाइदर पैट्रिमोनियल, नाइदर सेंट्रलाइज्ड, इट वाज ओनली वन स्टेट, दैट इज प्रैग्मेटिक स्टेट, समझे आप लोग, ठीक है। आखिर में अगर आपको लिखना है कि इट वाज नाइदर थियोक्रेटिक नॉर पैट्रिमोनियल नॉर सेंट्रलाइज्ड, इट वाज अ प्रैग्मेटिक स्टेट एंड इट वाज अ सुल्तान स्टेट। द स्टेट ऑफ द सुल्तान डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द दिल्ली। सुल्तान किस हालत में है, उस हालत में दिल्ली सल्तनत की कार्य होगी सर, ठीक है ना, समझे। है ना, कभी-कभी मेरी पंचलाइन अंदर से आ जाती है सर, ठीक है, वो किताबों में नहीं होती है, वैसी पंचलाइन निकल जाती है, फिर मैं भूल जाता हूँ मैं क्या बोला था। तो मैं भी रिकॉर्डिंग देखा, अच्छा मैंने बोला द स्टेट ऑफ द सुल्तान डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट कि द स्टेट ऑफ द सुल्तान विल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द स्टेट। राज्य की दशा सुल्तान की दशा के आधारित निर्धारित होगी सर, ठीक है ना। क्रिटिकली एनालाइज, फिर ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन निकाल देगा। तो फिर आप बोलोगे अरे यार ऐसा क्यों आ गया। देखो, जो एग्जामिनर्स है ना, आपके क्वेश्चन सेटर्स है, दे आर हिस्टोरियंस इन देमसेल्व्स, है ना, ऑनेस्टली, मतलब उतने लेवल तक का मेरा भी दिमाग नहीं चलता। वो 30-40 साल से इसी फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं सर, अपने अभी नए खिलाड़ी हैं। अपने को पता है कि यहाँ तक तो एक लेवल है, इसके एक स्टेप ऊपर थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं, जो अभी कर रहे हैं हम लोग। ये अभी तक क्योंकि यहाँ से स्टेटहुड से प्रश्न नहीं आया, खलीफा वलीफा से प्रश्न आ चुके हैं कि कितनी इंपैक्ट कर पाया ये वो सर, ठीक है। मुगल्स के ऊपर मिलिट्री स्टेट का कांसेप्ट 2-3 बार पूछा है, तो अब बाकी क्या रहा है, यहाँ से ही आएगा ना सर, समझा तो, ठीक है। जीएस 2 में आप क्या करोगे सर, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके सर, ठीक है। वे फॉरवर्ड फॉर पेपर 2 सर, है ना। वे फॉरवर्ड में ध्रुव क्या कर सकते हैं अपन। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका हो गया, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने जो जीएस में किया है ना, तो ये ऑप्शन में थोड़ा अलग आता है सर, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक हमारे बाकी भी है वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर और वो सब वाला पॉइंट सर, ठीक है। दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना। तो आप क्या करिए सर, हाँ रेज योर हैंड कर दीजिए, आपकी जो क्वेरी होती है पहले मुझे पूछ बोल दो, फिर ऐसा तो आई टेक अ स्पेशल क्लास ऑन दैट, है ना। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू सर, कर दो सर, है ना। चलो जिसको जाना जा सकता है, मैं ध्रुव की क्वेरी लेके फिर खत्म करता हूँ। हेलो। हाँ जी ध्रुव बोलिए। चरण स्पर सर। सर पहले तो मतलब मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई हैव बीन फॉलोइंग योर कोर्स और मतलब बहुत हेल्प मिला मेरे को प्रीलिम्स में इस बार। तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्योंकि कहीं ना कहीं स्लाइड से था और आपका वो जो होता है ना मीम्स से याद रह जाते थे काफ़ी सारी चीज़ें सर। तो मतलब मेरा मन था आपसे एक बार मतलब आपको बताने का ये सर। सर मैं मतलब ये जो कोर्स है इसको तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रकूट तक पहुँच चुका हूँ और अभी पीछे से भी चालू कर दिया, मतलब कल वाला देखा था एफएसटी वाला। और सर वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने जो आपका जीएस का है वो मैंने देख लिया है। अब सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसमें मतलब पेपर 2 के लिए क्या करूँ, क्योंकि पेपर 1 तो हो जाएगा मेरा अभी ये पूरा इससे देखते देखते। हेलो। और कोई क्वेरी नहीं है ना। नहीं 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 सर बस। ठीक है, मैं आपको देखिए 2-3 चीजें, टू थ्री थिंग्स है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर से जो ऑप्शनल है ना, आप पहले प्रीवियस के क्वेश्चन निकालो। और आपने जीएस में जो टॉपिक किया है ना, उसका करीबन 30 to 40% आपको प्रीवियस के क्वेश्चन में मिलेंगे सर, अराउंड 40% के आसपास मिलेंगे सर, ठीक है। अब इसके बाहर वाले जो टॉपिक्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। अब जैसे रेनेसेंस एनलाइटनमेंट का टॉपिक है, एनलाइटनमेंट हमने जीएस में बहुत कम किया था, है ना। थिंकर्स का टॉपिक है, रूसो और फिर मॉन्टेस्क्यू और कांत और ये सब है सर, ठीक है। तो वो हमने नहीं किया था जीएस में, आपको वो करना पड़ेगा सर, ठीक है। कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन थीम के रूप में देखा था हमने, वो आपको डेप्थ में करना पड़ेगा। जर्मनी का कंसोलिडेशन, फ्रांस की क्रांति, वो सब हमने कर लिया, पर इसमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। रोल ऑफ फिलोसफर्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कंपैरिजन विद द जर्मन यूनिफिकेशन, या उसके साथ सर, ठीक है। तो अभी भी जैसे हम लोग कर रहे हैं कि कंपैरिजन में थियरी ऑफ किंगशिप कर रहे हैं, वही चीज आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी करनी पड़ेगी। दूसरा वहां से आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थीमेटिक आते हैं। और डीकोलोनाइजेशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो प्रश्न है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वो पूरा अनटच्ड है जीएस के अंदर, क्योंकि उसमें कम पूछता है। पर ऑप्शनल में तो वहां अप टिल 1990s कोल्ड वॉर की कहानी सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें यह है कि ऑप्शनल की किताब बहुत फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में लेंदी हो जाएगी आपके लिए सर, ठीक है। मतलब मल्टीपल बुक्स पढ़ोगे तो आप है ना क्वेश्चंस उठाइए और क्वेश्चंस उठा के टॉपिक सेंट्रिक चलिए। अब मेरा प्लान ये है कि जैसे ये मिड दिसंबर में खत्म होगा, उसके बाद तुरंत मैं वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू करूंगा। मॉडर्न नहीं करूंगा, मॉडर्न में फरवरी में करूंगा, मतलब जनवरी एंड में, फरवरी में जब टाइम आएगा तब। द रीजन इज कि मॉडर्न अगले साल की प्रीलिम्स की साइकिल में भी सबको हो जाएगा सर, है ना, उसी हिसाब से। और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री दिस इज द राइट टाइम कि उसको करवा सकते हैं सर, ठीक है। तो आप
तब तक शुरू कर दीजिए ऑल दोस टॉपिक्स दैट आर नॉट टच्ड इन मॉडर्न हिस्ट्री। सुनिए सर, जीएस के अंदर, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री के जीएस के अंदर, ध्रुव आपके लिए हमने जीएस में जो टॉपिक टच नहीं किए हैं वो टॉपिक को आप ऑप्शनल के अंदर पहले रिवाइज करें, क्योंकि अराउंड 40% टॉपिक ऐसे हैं जो हमने जीएस में किए हुए हैं। आप जीएस के विद्यार्थी हो इसके लिए सर, ठीक है, तो वो तो वर्ल्ड हिस्ट्री में यहाँ पे रिपीट होंगे, बट एटलीस्ट आपके पास टाइम कम है बिकॉज यू राइटिंग मेंस दिस टाइम, तो पहली तो बात ये हो गई सर, है ना। दूसरी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की कहानी। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करोगे, व्हाट यू डू विद मॉडर्न हिस्ट्री सर, एमआईएस को लेके। तो इसमें आपका जीएस ऑलरेडी हो चुका है, मैं आशा करता हूँ सर, ठीक है। आप सीधे क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, प्रीवियस के क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है। और एक किताब पकड़ सकते हो अगर समय है तो, वो है ग्रोवर एंड मेहता की किताब। वहाँ से जो गवर्नर जनरल वाला और ब्रिटिश कन्क्वेस्ट का जो टॉपिक है, मुगल्स का डिक्लाइन वाला टॉपिक है, वहाँ से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट मतलब क्वेश्चन आते हैं। और बाकी सारे जो क्वेश्चंस है, से फॉर एग्जांपल आजकल प्लासी टू पार्टीशन से बहुत क्वेश्चन निकल रहे हैं ना, रोल ऑफ वुमेन है या फॉरेनर्स का पार्ट है, लेबर क्लास का पार्टिसिपेशन है, मेनी वॉइसेस ऑफ नेशन कहते हैं। तो जीएस में कहीं कहीं तो हमने टच किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा सर, ठीक है। बट आपको उसमें फिर डेप्थ में जाना पड़ेगा। अब जैसे यस गवर्नर जनरल मैंने कर्जन में 2 घंटा पढ़ा है, पर वो ऑप्शनल लेवल का पढ़ा है, पहले मैंने वो स्पेशल क्लास करवाया था, बट पढ़ाने के लिए मैंने कहा कि एक लीनियरिटी मेंटेन होगी बच्चों की सर। तो आपको वो ग्रोवर एंड मेहता की किताब में ज्यादा ठीक रहेगा अप टिल सर्टेन पार्ट, मतलब 1857 या उसके पहले के पीरियड। 1857 के बाद वाला जो है ना, नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट, उसके लिए फिर आप ये प्लासी टू पार्टीशन को पढ़ सकते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। मैं आशा रखता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका क्लियर है, और आप वही पढ़ोगे जो प्रीवियस के क्वेश्चन के अंदर टच हो रहे टॉपिक्स है ना, कैसे निकल रहे हैं, उसका सेंट्रिक आपका वो क्या कहते हैं कि आपका विजन हो जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ से बनेगा, हाँ बन सकता है। रोल ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास इन द नेशनल मूवमेंट, कि भाई पूंजीवादी ताकतें थी, उसका नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान है, नहीं पूछा, जीएस में नहीं आता, मैंने कराया भी नहीं, वो भी पंद्रह की चैप्टर में है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में, समझे। वाज अ नेशनल मूवमेंट अ बुर्जुआ लेड मूवमेंट, क्या भारत की आजादी का आंदोलन एक बुर्जुआ का आंदोलन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के ऊपर से। तो जो टॉपिक हमने जीएस में देखे ना, उसका हिस्टोग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू लाना पड़ेगा, और वो आपको क्लासी टू पार्टीशन में मिलेगा या इशिता बनर्जी दुबे की किताब है, पर आई सजेस्ट कि एक या दो बुक में, फिर आपका टाइम कम है ना इसके लिए, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन और टॉपिक्स को डिवाइड कर दो। उसमें आपको पता होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स आ चुके हैं, तो उसमें आप एक कैलकुलेटेड वो है ना कि रिस्क ले सकते हो कि अच्छा ये पूछने की शक्यता इस साल कम है, यू हैव पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम माय फ्रेंड, है ना। जनरली मैं एडवोकेट नहीं करता हूँ इस प्रकार की गेम खेलना, पर अगर पिछले साल वो टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो उतना तो मैं आपको अज्यूम करवा सकता हूँ कि दूसरे साल में वर्बेटिम रिपीट तो नहीं होगा। ऑप्शनल में भी यही हो रहा है ना सर, मिडिवल इंडिया में भी। तो वो थोड़ी कैलकुलेशन करिए, पर वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। वो करोगे ऑटोमेटिकली आपका फिल्टर हो जाएगा, अच्छा कि इसको इसको मैं रिस्क ले सकता हूँ। पिछली बार सेकंड वर्ल्ड वॉर से 2 प्रश्न आ चुके हैं, तो इस बार नहीं आएंगे, वो लेके बोल देता हूँ मैं। गॉट माय पॉइंट। थिंकर्स इस बार कांट पूछा, तो इस बार कांट नहीं पूछेगा, पर कांट को नहीं पढ़ोगे तो चलेगा नहीं, याद रखिए, क्योंकि कांट की एप्लीकेशन कहीं एनलाइटनमेंट में फ्रांस की क्रांति के साथ जोड़ दी जाएगी। रोल ऑफ फिलोसफर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कोई कांट की एक लाइन आ जाएगी, उसका स्टेटमेंट आ जाएगा सर। तो ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है, पर फिर आपका क्या है कि इंटरलिंकिंग में उसका काम आएगा, पर स्पेसिफिकली डेप्थ में ना जाओ तो भी चलेगा। तो दिस इज हाउ यू नीड टू एक्ट लिटिल बिट स्मार्ट रेदर देन आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो फिर टाइम कम बचेगा ना, क्योंकि नवंबर तो कितना दिन है, 50 दिन अभी बाकी होगा। 8 कब है, 8 तारीख से शुरू हो रहा है ना, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ जन ना, 7th ऑफ जन। हाँ, तो वी डोंट हैव मच टाइम ना माय फ्रेंड, तो फिर थोड़ा कैलकुलेटिव खेलते हैं सर, ठीक है। दूसरा मैपिंग, मैपिंग कर दो सर, ठीक है। मैपिंग प्रैक्टिस कर दो सर, मैपिंग में 15 एक लोकेशन आपको मिल जाएगी आराम से सर, ठीक है। मैपिंग में प्रैक्टिस करिए, हो सके तो यहाँ पे मैपिंग के सेशन में प्लान कर रहा था, पर अभी क्या लीनियरिटी में करवा रहा हूँ, तो मैपिंग शायद आगे पीछे होगा, बीच में शायद ला पाऊंगा। वो पहले अगर खत्म हो पाएगा तो पहले करवा दूंगा सर, ठीक है। बट मैपिंग विल टेक इट्स ओन टाइम इसके लिए, पर आप प्रैक्टिस करिए मैपिंग को सर, है ना, क्योंकि उसके मार्क्स आपके जाएंगे नहीं। तो आपका अप्रोच मैपिंग सेंट्रिक होना चाहिए। पेपर 1 तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मिड दिसंबर में ही। पेपर 2 का वर्ल्ड हिस्ट्री भी मैं थोड़ा बहुत शुरू करवा दूंगा, बट स्टिल यू नीड टू टेक चांस। तो आप फिर वो चांसेस में, जैसे डीकोलोनाइजेशन में पिछली बार वियतनाम पूछा होगा, तो इस बार साउथ अमेरिका पूछेगा। पिछली बार साउथ अफ्रीका पूछ दिया होगा, तो इस बार वेस्ट एशिया पूछ देगा, समझे। व्हाट माय पॉइंट है ना। तो डीकोलोनाइजेशन की थीम पता होगी, तो अगर कंट्रीज आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, आपको पता है कि लास्ट टाइम अच्छा साउथ अमेरिका ऊपर साइमन बोलीवार का क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार नहीं आएगा, दैट इज वेरी मच क्लियर। तो दिस इज हाउ वो क्रैश कोर्स वाली तैयारी हमको थोड़ी करनी पड़ेगी ना, तो अप्रोच थोड़ा बदल दी। तो शॉर्ट टाइम है, वी हैव गॉट पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एंड वी कैन हैव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्रोवाइडेड यू हैव द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, प्रोवाइडेड। हां, तो इसको वर्बेटिमली मत इंप्लीमेंट करिए, बट अप्लाई योर माइंड, दिस इज व्हाट आई कैन एडवाइस यू माय फ्रेंड, ठीक है। तो और कोई क्वेरी हो तो बताइए मुझे लाइव क्लास में आके, या मुझे कांटेक्ट करिएगा, सो कुछ स्ट्रेटजी वेटर्जी में हेल्प कर पाऊंगा सर, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, तो आज कंक्लूड करता हूँ, कल मिलता हूँ सुबह 8 बजे, एंड टुमारो विल स्टार्ट विद द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। कल हम लोग फिर से ये स्टेटहुड के ऊपर चले जाएंगे और फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे। चलो।